तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री फ्रॉम जीरो। सो आप लोग कैसे हैं? आई होप यू ऑल आर डूइंग फाइन। सो आज हम करने वाले हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, अगर आपने ये क्वेश्चंस कर लिए तो बहुत ज़्यादा इनफ है। इनके अलावा आपको कोई क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है। आपने एनसीईआरटी पढ़ ली है या नहीं पढ़ी है, आपने अभी तक कितना पढ़ लिया है, वो कुछ डिपेंड नहीं करता। अगर आपने ये वीडियो देख ली, उसके बाद इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आपके 8 से 9 नंबर पक्के हैं, क्योंकि इससे बाहर पेपर नहीं आएगा, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस कवर कर दिए हैं। ठीक है, 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं लेके आया हूँ। सो बिना देरी करे हम स्टार्ट करते हैं वीडियो। सो स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन से। सो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि द कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट डिक्रीजेस विद डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन। ये तो हमको सही पता है कि जो कंडक्टिविटी होती है वो डिक्रीज होती है विद डिक्रीजिंग कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होती है। इसका रीजन क्या है? द नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम इंक्रीजेज ऑन डाइल्यूशन। बट रीजन तो रॉन्ग है। यहाँ पे क्या होना चाहिए? डिक्रीज होना चाहिए। यहाँ पे क्या होगा? डिक्रीजेज होगा। तो मतलब हमारा असर्शन तो सही है बट रीजन सही नहीं है। तो हम कौन सा टिक करेंगे क्वेश्चन? बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट स्टेटमेंट्स। नहीं, असर्शन इज करेक्ट, रीजन इज इनकरेक्ट। तो ओके, सो थर्ड ऑप्शन थर्ड हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, ये 1 नंबर का क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं असर्शन और रीजन वाले, बस आपको पढ़ना है और आपको इजीली पता लग जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे डिक्रीज होगा तो सही होता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है। और ये देखो इसमें क्या बोल रहा है, मैक्सिमम वर्क निकालना है हमको और लॉग केसी निकालना है फॉर द गिवन रिएक्शन। रिएक्शन दे रखी है हमको Na सॉलिड प्लस 2Ag प्लस गिव्स Na2 प्लस प्लस 2Ag। सिंपल क्या है, कैथोड और एनोड की रिएक्शन है और हमको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दे रखे हैं दोनों के। देखो मैक्सिमम वर्क मतलब डेल जी। अगर आपने थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा हो तो हमको पता होता है कि थर्मोडायनेमिक्स में जो वर्क होता है वो किसके इक्वल होता है? गिब्स फ्री एनर्जी के इक्वल होता है। मतलब यहां पे क्या पूछ रहा है? मैक्सिमम वर्क मतलब इक्वल्स टू डेल जी। ठीक है, मैक्सिमम वर्क मतलब होता है डेल जी के इक्वल। तो डेल जी का तो हमको फॉर्मूला पता है। डेल जी क्या होता है? माइनस NF ई नॉट सेल, यही होता है। अब देखो N और F की वैल्यू तो हमको इक्वेशन से पता लग जाएगी और F की वैल्यू तो दे रखी है। अब देखो ई नॉट सेल हमको कैसे निकालेंगे? ई नॉट सेल के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? कैथोड माइनस एनोड या राइट माइनस लेफ्ट। तो हमको पहले निकालना पड़ेगा ई नॉट सेल। तो ई नॉट सेल के लिए क्या करना पड़ेगा? ई नॉट ऑफ, देखो अब यहाँ पे कैथोड कौन सा है और एनोड कौन सा है, तो हमको सब समझ आ रहा है कि Na2 प्लस जा रहा है तो ये एनोड हो गया और Ag प्लस से Ag हो रहा है, तो ये क्या हो गया? कैथोड हो गया। तो हमको कैथोड माइनस एनोड करना है, मतलब 0.80, मतलब Ag प्लस 2Ag माइनस ई नॉट ऑफ Na2 प्लस 2 Na। ध्यान से सुन लो, एग्जाम में आपको पहले फॉर्मूला लिखना है फिर वैल्यूज पुट करनी है। ठीक है, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट आपको वैल्यूज पुट करनी है, जैसा एग्जाम में आपको लिखना है वैसा ही मैं आपको लिख के दिखा रहा हूं। ठीक है, तो Ag प्लस की वैल्यूज आपको पुट करनी है। क्या हो जाएगा? ये 0.80 माइनस, फिर ब्रैकेट लगाएंगे। ठीक है, माइनस 0.25 ये वोल्ट। सिंपल सॉल्व कर लो तो 0 प्लस 5 हो गया 5, 8 प्लस 2 हो गया 10 और ये हो जाएगा 1.05। तो ई नॉट सेल आया हमारा 1.05। अब ध्यान से देखना कि हमको 1.05 के बाद वोल्ट लिखना है। ठीक है, अगर आपने यूनिट नहीं लिखी तो आपका हाफ मार्क्स कट जाएगा, तो यूनिट लिखना जरूरी है। ये यहां तक हो गया। इसके बाद सिंपल डेल जी की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहां पे रख देंगे। देखो जो इलेक्ट्रॉन्स की, अगर आप दोनों के हाफ सेल लिखोगे, रिडक्शन हाफ सेल और ऑक्सीडेशन हाफ सेल, तो क्या होगा हमारा? Na जो है वो Na2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है और Ag प्लस 1 इलेक्ट्रॉन ले रहा है और Ag कन्वर्ट हो रहा है। हमको रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ेगा, तो यहाँ पे 2Ag लिख दिया यहाँ पर और 2 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन। तो हमारा N कितना हो गया? 2 हो गया। तो -2 मल्टीप्लाइड बाय F कितना दे रखा है? 96500। देखो यूनिट साथ साथ लिखते जाओ जिससे कि लास्ट में आपको पता रहे कि लास्ट में यूनिट क्या आ रही है। तो यूनिट लिखते जाओ, कूलाम पर मोल मल्टीप्लाइड बाय ई नॉट सेल क्या हो जाएगा? हमने निकाला 1.05 वोल्ट। क्या आंसर आ जाएगा हमारा? हमारा आंसर आ जाएगा, सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा -202,650। 650 है।
देखो अब जो कोलाम और वोल्ट है वो क्या होता है, कोलाम इंटू वोल्ट होता है जूल, तो हम लिख देंगे जूल, और पर मोल है हमारे पास तो जूल पर मोल। तो हमारा आंसर आ जाएगा, एक पार्ट का हमारा आंसर आ जाएगा डेल जी इक्वल्स टू 202650 जूल पर मोल। ठीक है, ये पार्ट 1 आया। इसके बाद हमको वो बोल रहा है कि लॉग केसी भी निकालना है, लॉग केसी भी हमको निकालना है। तो लॉग केसी के लिए हमको फॉर्मूला बताएं, ये भी हमने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा है और इस चैप्टर में भी आता है ये फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला होता है, -2.303 RT log ऑफ केसी। सिंपली वैल्यूज पुट कर दो और फिर आंसर लिख दो और लास्ट में यूनिट लिखना है। लॉग केसी की यूनिट तो होती नहीं है, -2.303। देखो आर कौन सा लेंगे, क्योंकि आंसर हमारा जूल में आया है, हमारा डेल जी जूल में है, तो हम लेंगे 8.314। टेम्परेचर देखो यहाँ पे 298 केल्विन मेंशन कर रखा है, 298 केल्विन, और लॉग केसी ऐसे ही रहेगा। डेल जी हमारा कितना आया, डेल जी हमारा आ गया -202650। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो, तो सॉल्व करने के लिए लिखना पड़ेगा। देखिए नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल, तो ये हो जाएगा 202650 डिवाइड बाय 2.303 मल्टीप्लाइड बाय 8.314 मल्टीप्लाइड बाय 298 केल्विन। ठीक है, इक्वल्स टू लॉग ऑफ केसी। तो जब हम सॉल्व करेंगे तो लॉग केसी कितना हो जाएगा, लॉग केसी आ जाएगा हमारा, आप सॉल्व कर लेना इसको, 35.51 होगा। यूनिट्स कैंसिल हो जाएगी तो यूनिट नहीं होगी, यूनिट लेस होगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा 35.51। ओके, सो दैट्स हाउ यू हैव टू डू दिस क्वेश्चन। ओके, याद रखना यूनिट भी लिखनी है, यूनिट का हाफ मार्क्स होता है। तो ऐसे आपको क्वेश्चन करना है, इजी क्वेश्चन था, जस्ट फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन है, फॉर्मुला पता होगा तो इजीली हो जाएगा। ठीक है, तो एक ही पार्ट में दोनों क्वेश्चन से, इसलिए 3 नंबर का क्वेश्चन था। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम। द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर SN4+ to SN2+ couple is this, and for Cr3+ to Cr couple is this. These two couples are connected to make an electrochemical cell. The redox potential is spontaneous. हमारा आंसर पता है कहां छुपा हुआ है, हमारा आंसर इस लाइन में छुपा हुआ है, that the redox reaction is spontaneous। मतलब जो रिएक्शन है वो स्पॉन्टेनियस है। अब जब भी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होती है तो हमको पता है दो चीजें, क्या क्या पता है, कि डेल जी हमारा नेगेटिव होता है और ई नॉट सेल हमारा पॉजिटिव होता है। ये पता है, ये पता होना चाहिए। अब सेल पोटेंशियल विल बी, मतलब हमको क्या पूछा है, ई नॉट सेल ही पूछा है। हमको ये चीज तो पता लग गई कि ई नॉट सेल हमारा पॉजिटिव होगा, नेगेटिव तो नहीं आएगा, तो हमारे दो ऑप्शंस तो ऐसे ही कैंसिल हो गए। आ रहा समझ में, तो या तो 0.88 आएगा या 0.58 आएगा। हमको ये भी पता है कि कैथोड कौन सा होता है जिसकी वैल्यू ज्यादा होती है, और एनोड कौन सा होता है जो हाईली नेगेटिव होता है। कौन सा कैथोड और कौन सा एनोड की तरह बिहेव करेगा, जिसकी वैल्यू, जिसकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा होगी, मतलब एसएन जो है वो एज अ कैथोड काम करेगा, और सीआर जो है, सीआर की वैल्यू क्या है, हाईली नेगेटिव है, मतलब वो क्या करेगा, एनोड की तरह काम करेगा। तो हमको पता है हमारा ई नॉट सेल का फॉर्मूला क्या होता है, कैथोड माइनस एनोड। कैथोड क्या हो गया 0.15 माइनस ब्रैकेट माइनस 0.73 वोल्ट। हमारा आंसर आ जाएगा उसको सॉल्व करके 0.88 वोल्ट। ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा ई नॉट सेल इक्वल्स टू 0.88 वोल्ट, तो आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, दैट्स, इसी तरह आपको क्वेश्चंस करने हैं, एक एक चीज का ध्यान रखना है कि यूनिट लिखनी है, कैसे ऑप्शन को एलिमिनेशन करना है। अगर ऐसे ध्यान रखोगे तो सारे क्वेश्चन इजीली हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ द सेल एट 25 डिग्री सेल्सियस। हमको इक्वेशन दे रखी है जिंक टू जिंक 2+, H+ टू H2। हमको दे रखा है इलेक्ट्रो पोटेंशियल की वैल्यू, और इसमें भी दे रखी है इलेक्ट्रो पोटेंशियल की वैल्यू। हमको पूछा है ईएमएफ, मतलब हमको पूछा है ई सेल। तो दिख ही रहा है कि ई सेल पूछा, मतलब कौन सी इक्वेशन लगेगी, नर्नेस्ट इक्वेशन लगेगी। क्या लगेगी, नर्नेस्ट इक्वेशन लगेगी। पहले तो नर्नेस्ट इक्वेशन का फॉर्मूला लिखना है, बट उससे पहले क्या करना पड़ेगा, हमको ई नॉट सेल निकालना पड़ेगा। हमको क्या निकालना पड़ेगा, ई नॉट सेल। अब हमको पता लग रहा है, हमने पहले भी क्वेश्चन में करा है, कि जो जिसकी वैल्यू ज्यादा होती है, जिस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा होती है, वो ऐसा कैथोड काम करता है। कैथोड कौन सा काम करेगा, ऑफ कोर्स हमारा हाइड्रोजन।
तो हाइड्रोजन जो है हमारा कैथोड की तरह काम करेगा और जिंक हमारा एनोड की तरह काम करेगा। आ रहा है समझ में? तो हाइड्रोजन कितना है 0, ऑफकोर्स ये तो एसएच है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, तो इससे क्या होगा जिंक की निकाल सकते हैं हम, जिंक की इलेक्ट्रो पोटेंशियल, बट जो कि किसके इक्वल होगी, ई नॉट सेल के इक्वल ही होगी। तो हमारा आंसर आ जाएगा ई 0.76 वोल्ट। ठीक है, ध्यान रखना यूनिट लिखनी है, ई नॉट सेल हो जाएगा 0.76। अब हम लगा देंगे नर्नेस इक्वेशन। नर्नेस इक्वेशन क्या होती है, ई सेल इक्वेशन लिखनी है पहले, ठीक है, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट पुट करने लग जाओ। माइनस 0.0591, ये वाला फॉर्मूला कब अप्लाई होता है, जब 25 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, जब भी 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होगा, जब ये फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, अपॉन एन लॉग, लॉग क्या होगा, एनोड अपॉन कैथोड होता है। ठीक है, ध्यान रखना एनोड अपॉन कैथोड होता है। तो एनोड कौन है यहाँ पे, Zn, तो Zn2+ की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन किसी कॉन्सेंट्रेशन आएगी यहां पर H+ की कॉन्सेंट्रेशन, किसी कॉन्सेंट्रेशन आएगी H+ की कॉन्सेंट्रेशन। पहले एक बार हम क्या करते हैं, इसमें ओवरऑल इक्वेशन भी लिख लेते हैं जिससे कि कंफ्यूजन ना हो। तो ओवरऑल इक्वेशन क्या हो जाएगी, देखो पहले तो हाफ इक्वेशन लिखते हैं, जिंक से जाएगा Zn2+ + 2 इलेक्ट्रॉन, और उसका क्या हो रहा है, H+ से इलेक्ट्रॉन लेके H2 बना रहा है, बट हमको तो बैलेंस करना है इक्वेशन, तो यहाँ पे 2H+ कर देंगे और 2 इलेक्ट्रॉन कर देंगे। आ रहा है समझ में? तो हमारी टोटल इक्वेशन क्या हो जाएगी, जिंक प्लस 2H+, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल, गिव्स Zn2+ + H2। H2 गैस है, H2 गैस का जो है 1 atm है, Zn2+ एक्वस में हो जाएगा और 2H+ भी एक्वस में होगा और जिंक सॉलिड होगा। सॉलिड की हम कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट लेते हैं, यहाँ पे H2 गैस की भी कॉन्सेंट्रेशन नहीं होगी, क्या लेंगे हम Zn2+ अपॉन H+, यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा। अब ये स्क्वायर कैसे पता लगा हमको, हमने देखा रिएक्शन को। ठीक है, देखो यहाँ पे 2H+ है, 2H+ है तो जो कोफिशिएंट होता है, जो स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट होता है, वो क्या बन जाता है, पावर बन जाता है। आ रहा है समझ में? तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग Zn2+ ऊपर आएगा। हमेशा ध्यान रखना, कैसे ध्यान रखोगे, एनोड हमेशा ऊपर आता है और जो कैथोड होता है वो हमेशा नीचे आता है, ऐसे ध्यान रख लो। अब यहाँ पे कैथोड मैंने स्क्वायर क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पे 2H+ है। ठीक है, अब सिंपल हमको वैल्यू रखनी है, ई नॉट सेल क्या है 0.76, 0.0591, एन क्या है 2 लॉग ऑफ Zn2+ की कॉन्सेंट्रेशन कितनी रखी है 0.1, तो यहाँ पे रख देंगे 0.1 और यहाँ पे रखेंगे 0.01 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब तो ये सॉल्व हो ही जाएगा इजीली। देखो अब सॉल्व कैसे करना है, देखो इसको 0.1 को लिख सकता हूँ मैं 10⁻⁻1 लिख सकता हूँ, ये log 10 है, वैसे log 10 ही होता है, और ये 0.01 का स्क्वायर, मतलब ये क्या बन गया 10⁻² का स्क्वायर -4, और ऊपर आ क्या बन जाएगा 10⁻+4। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ इसको। अब ये क्या आ जाएगा -1 + 4, -1 + 4 कितना होता है +3, 3 आगे आ जाएगा, लॉग की हमारी प्रॉपर्टी होती है, तो 3 log 10 बन जाएगा। तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.76 माइनस 0.0591 अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 3 log 10। ठीक है, 3 log 10 आ गया। अब सिंपल सॉल्व कर लूं, मल्टीप्लाइड बाय 3 और log 10 हो जाएगा हमारा 1। log 10 कितना हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा 0.671। ध्यान रखना लास्ट में तुमने सॉल्व तो कर दिया, बट इसके बाद वोल्ट भी लगाना है। तो हमारा आंसर आ जाएगा ई सेल इक्वल्स टू 0.671। ओके, सो दैट्स हाउ यू हैव टू डू दिस क्वेश्चन। क्लियर है? तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। फर्स्ट पार्ट में हमसे यही पूछा था, जो 3 नंबर का तुम्हारे पास 3 नंबर ऐसे आ जाएंगे। ठीक है, तुमको पहले क्या करना पड़ेगा, पहले तुमको ई नॉट सेल निकालना पड़ेगा, उसके साथ आंसर के साथ यूनिट लिखनी पड़ेगी, फिर ये इक्वेशन भी लिख देना। ठीक है, क्योंकि इक्वेशन से तुमको पता लगेगा कि यहाँ पे स्क्वायर आएगा,
तो इक्वेशंस में लिखनी है एट एनोड, एट कैथोड और ओवरऑल रिएक्शन। उसके बाद नर्नेस इक्वेशन का फॉर्मूला लगा के तुम्हारा इजीली क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, याद रखना एनोड ऊपर आता है और कैथोड नीचे आता है। वैसे रिएक्शन लिख के भी पता लग जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट क्या है, स्टेट कोल्डर्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस, व्हाई डज द कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीज विद डाइल्यूशन। देखो कोल्डर्स लॉ पक्का से आता ही आता है एग्जाम में, तो कोल्डर्स लॉ को तो अपन को छोड़ना ही नहीं है। जब लास्ट में रिवीजन करो ना एग्जाम में, तो कोल्डर्स लॉ तो पढ़ के ही जाना है। अब वो बोल रहा है कोल्डर्स लॉ को डिफाइन करो, तो कोल्डर्स लॉ क्या होता है, स्टेट्स दैट द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इज इक्वल टू द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द सम, इज इक्वल टू द सम ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन। ठीक है, इज इक्वल टू सम ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ कैटायन एंड एनायन इन एन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। आगे समझ में, तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल मेंशन करना है और लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी मेंशन करनी है। ठीक है, ऐसे आपको कोल्डर्स लॉ को डिफाइन करना है। अभी बोल रहे हैं कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीज विद डाइल्यूशन, तो इसका रीजन क्या होता है, इसका रीजन ये होता है क्योंकि नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज होते हैं। इसका रीजन क्या होगा, नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीजेस। सेकंड का आंसर लिख रहा हूं, नंबर ऑफ आयंस number of ions per unit volume decreases। ठीक है, इस वजह से क्या होगा, इस वजह से क्या होगा, कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीज होगी डाइल्यूशन के बाद। ठीक है, कंडक्टिविटी बोला है, मोलर कंडक्टिविटी नहीं बोला, कंडक्टिविटी बोला है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द पोटेंशियल ऑफ आयरन इलेक्ट्रोड इन विच द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Fe2+ आयन इज दिस। हमको सिर्फ आयरन इलेक्ट्रोड दे रखा और कुछ दे नहीं रखा, तो हम पहले तो इक्वेशन लिखेंगे। सबसे पहले क्या करना है आपको, इन क्वेश्चंस में इक्वेशन से लिखनी है। तो हमारा Fe2+ क्या कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन लेके Fe बना रहा है, ये हो रहा है। और हमको कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है, E0 दे रखा है, तो हम क्या निकाल रहे हैं, पोटेंशियल बोल रहा है वो, तो हमको ई सेल निकालना है यहाँ पे। सिंपल 2 नंबर का क्वेश्चन है, आपको नर्नेस इक्वेशन का क्वेश्चन पता होना चाहिए, इजीली हो जाएगा। अपॉन 0 माइनस 0.0591 अपॉन इलेक्ट्रॉन। देखो इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2। पहले तो एन लिखना है, पहले तो आपको फॉर्मूला ही लिखना है, फिर वैल्यूज को पुटअप करना है। ठीक है, ध्यान से देखना। और लॉग, अब देखो यहाँ पे ये तो Fe सॉलिड है, सॉलिड की कॉन्सेंट्रेशन हम कांस्टेंट लेते हैं, तो यहाँ पे लिख दो 1 अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Fe2+। सिंपल। E0 सेल कितना दे रखा है हमको, माइनस 0.45, 0.0591। अब देखो यहाँ पे टेम्परेचर नहीं दे रखा, तो हम मानेंगे 25 डिग्री सेल्सियस है या 298 केल्विन टेम्परेचर ही है। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन में टेम्परेचर नहीं दे रखा, तो आपको जस्ट अज्यूम करना है कि 25 डिग्री सेल्सियस है या 298 केल्विन टेम्परेचर है। तो हम डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगाएंगे 0.0591 वाला, 2 लगा देंगे, लॉग Fe2+ की कॉन्सेंट्रेशन कितनी दे रखी है हमको, 0.01। 0.01 को लिखता हूं मैं 10⁻⁻²। सॉल्व करेंगे 0.45 माइनस 0.0591 अपॉन 2, 10⁻² ऊपर आएगा, 2 log 10 हो जाएगा वो, तो मैं ऐसे लिख देता हूं पहले। ये हो जाएगा 2 log 10 मल्टीप्लाइड बाय 2 log ठीक है, 2 से 2 कट जाएगा, log 10 1 हो जाएगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.45 माइनस 0.0591। नेगेटिव में आंसर आएगा, नेगेटिव में आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा 0.509 वोल्ट लिखना है, ई सेल लिखना है। ठीक है, अब इससे आपको क्या पता लगा रहा है, नेगेटिव आंसर आया मतलब हमारा जो सेल है वो कैसा है, नॉन स्पॉन्टेनियस है। ठीक है, रिएक्शन कैसी हो रही है, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हो रही है।
ठीक है, वो हमको नहीं बताना है, हमको जितना पूछा उतना ही बताना है। तो ये आपको करके ये इक्वेशन लिखनी है, क्वेश्चन करना है, नर्नेस इक्वेशन लिखनी है, ठीक है, सब स्टेप्स के मार्क्स हैं, तो इक्वेशन लिखनी है, फिर वैल्यूज पुटअप करनी है, फिर उन वैल्यूज का जो स्टेप वाइज मार्किंग भी है, तो आपको स्टेप वाइज सॉल्व करना है, ऐसा नहीं कि जस्ट फॉर्मुला में अप्लाई करके वैल्यूज को डायरेक्ट आंसर निकाल देना है, सब लिखना है आपको, जैसे मैंने लिखा है वैसे ही आपको फॉलो करना है, ठीक है। तो मैं आपको बता रहा हूं कि कैसे आपको एग्जाम में लिखना भी है, ठीक है। आई होप ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम चलते हैं एक और अच्छे क्वेश्चन पे। When a certain conductivity cell was filled with 0.05 KCl solution, it has a resistance of 100 ohm। देखो जो जो दे रखा है वो लिखते जाओ, क्योंकि एग्जाम में लिख भी सकते हैं ना, गिवन है, गिवन क्या क्या दे रखा है हमारा KCl सॉल्यूशन है। एक तो KCl सॉल्यूशन के लिए हमारे पास मोलैरिटी दे रखी है 0.05 और रेसिस्टेंस दे रखा है, देखो R1 लिख दो इसको, क्योंकि दूसरा भी एक सेल होगा यहाँ पर 100 ओम। ओम ऐसे लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। टेम्परेचर 25 दे रखा है। व्हेन द सेम सेल वाज फिल्ड विद 0.02 AgNO3 सॉल्यूशन। देखो सेम सेल, ध्यान देना इस पे, सेम सेल पे। सेम सेल मतलब अगर सेल सेम होता है ना तो क्या चीजें कांस्टेंट रहती है, सेल कांस्टेंट सेम रहता है। सेल कांस्टेंट मतलब L/A। देखो 0.02 AgNO3 सॉल्यूशन, द रेजिस्टेंस वाज 90 ओम। तो अब दे रखा है AgNO3 के लिए, AgNO3 के लिए दे रखा है मोलैरिटी 0. इसको M1 कर दो, इसको M2 कर दो 0.02 और इसके लिए R2 दे रखा है 90 ओम। अब वो बोल रहा है कैलकुलेट द कंडक्टिविटी इन मोलर कनेक्टिविटी ऑफ AgNO3 सॉल्यूशन। AgNO3 की क्या निकालनी है, कंडक्टिविटी निकालनी है और मोलर कनेक्टिविटी निकालनी है। तो सिंपल है, निकाल सकते हैं। हमको दे रखी है कंडक्टिविटी 0.05 KCl सॉल्यूशन की, KCl सॉल्यूशन की हमको कंडक्टिविटी दे रखी। कंडक्टिविटी का साइन होता है कापा, इसको बोलते हैं कापा। इधर रखिए हमको 0. इधर रखिए हमको 1.35 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻²। देखो ऐसे क्वेश्चन में, रेजिस्टेंस वाले क्वेश्चन में, कनेक्टिविटी वाले क्वेश्चन में जस्ट इक्वेशन, आपको इक्वेशन के साथ साथ यूनिट भी पता होनी चाहिए, और यूनिट हमेशा लिखना जिससे कि आपको पता रहे कि लास्ट में क्या यूनिट आ रही है सॉल्व करके, ठीक है, क्योंकि यूनिट का हाफ मार्क्स होता है, मैं बता दिया आपको। ओम इनवर्स, सेंटीमीटर इनवर्स। अब देखो कापा दे रखा है तो हम पहले केसीएल के थ्रू, क्योंकि हमको पता है कि जब सेल सेम होता है तो हमारा L/A की वैल्यू, हमारी L/A मतलब सेल कांस्टेंट की वैल्यू सेम होती है। सेल कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है, सेम होती है। तो हमको केसीएल से क्या करना पड़ेगा, पहले L/A की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अब कैसे निकालेंगे, क्योंकि हमको पता है, हमको एक फॉर्मूला पता है कि R इक्वल्स टू रो L/A होता है, बट हमको यहाँ पे रो नहीं दे रखा, हमको रेसिस्टिविटी नहीं रखी, कंडक्टिविटी दे रखी है। हमको पता है कि रेसिस्टिविटी और कंडक्टिविटी क्या होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। मतलब हम यहाँ लिख सकते हैं 1/kappa L/A। अब हमको क्या निकालना है केसीएल के लिए, L/A निकालना है, क्योंकि केसीएल और AgNO3 का L/A सेम होगा। तो हम केसीएल वाले के लिए लिख देंगे, तो यहाँ पे R1 लिख दो और इसके लिए K1 लिख दो, और L/A तो दोनों के लिए सेम ही होगा। तो L/A की वैल्यू क्या हो जाएगी, L/A क्या हो जाएगा, R1 मल्टीप्लाइड बाय K1। R1 हमको दे रखा है 100 ओम, K1 कितना हो जाएगा, K1 है हमारे पास 1.35 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻² ओम इनवर्स, सेंटीमीटर इनवर्स। देखो 100 से 10⁻² कट जाएगा और ओम से ओम इनवर्स कट जाएगा। तो हमारे पास क्या बच जाएगा, 1.35 सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। तो ये हमारी L/A की वैल्यू आ गई, ठीक है, L/A की वैल्यू आ गई। अब हम, क्योंकि ये L/A की वैल्यू AgNO3 के लिए भी यही होगी, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जब सेल सेम होता है तो सेल कांस्टेंट सेम रहता है। अब L/A की हेल्प से हम क्या निकाल सकते हैं, कंडक्टिविटी निकाल सकते हैं, क्योंकि हमको पता है कि R इक्वल्स टू होता है हमारा 1/γ, ये R2 हो जाएगा, ये γ2 हो जाएगा, और ये L/A। R2 हमको पता है और L/A पता है, हमको γ2 निकाल सकते हैं। तो γ2 हो जाएगा हमारा 1/R L/A। R2 क्या है हमारा, R2 हमारा है 90 ओम,
और L अपॉन ए तो सेम ही है, तो 1/90 इंटू L अपॉन ए हो जाएगा हमारा 1.35। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे 0.15। ठीक है, यहाँ हम लिख सकते हैं 1.5 इंटू 10⁻²। और यूनिट क्या होगी यहाँ पर, देखो गामा की यूनिट क्या होती है, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। साइमन लिख लो या ओम इनवर्स लिख लो, दोनों में आपको मार्क्स मिल जाएंगे, दोनों ही सही यूनिट्स है। ठीक है, और हमको क्या निकालना था, हमको देखो मोलर कनेक्टिविटी निकालनी थी। अब मोलर कनेक्टिविटी का फॉर्मूला क्या होता है, मैं दूसरे कलर से लिखता हूँ। मोलर कनेक्टिविटी का फॉर्मूला होता है लैम्डा m इक्वल्स टू कापा अपॉन m लैम्डा m इक्वल्स टू कापा अपॉन m इंटू 1000। देखो जब भी आपको सेंटीमीटर में दे रखा होता है तो 1000 लगा देते हैं, क्योंकि हमको पता है 1 लीटर इक्वल्स टू कितना होता है 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो हम क्या लगा देते हैं 1000 लगा देते हैं। अब कापा की वैल्यू क्या है 1.5 इंटू 10⁻² साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। मोलैरिटी क्या हो जाएगी, मोलैरिटी हम लिखेंगे सेंटीमीटर क्यूब में। ठीक है, लीटर में लिखेंगे, सेंटीमीटर क्यूब में लिखेंगे। तो 0. देखो AgNO3 की मोलैरिटी चाहिए हमको, ये है 0.02, तो ये हो जाएगा 0.02 0.02 मोल पर सेंटीमीटर क्यूब मल्टीप्लाइड बाय 1000। ये तो इजीली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, 10⁻² से 100 कट जाएगा और यहाँ पे 10 बन जाएगा, 15/0.02 हो जाएगा। 15/0.02 को सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 750 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर कैसे आया, क्योंकि ये सेंटीमीटर इनवर्स और ये कट जाएगा तो यहाँ बचेगा 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो हमारा आंसर आ जाएगा डेल m इक्वल्स टू तो हमारा आंसर आ जाएगा लैम्डा m या मोलर कनेक्टिविटी इक्वल्स टू 750 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ठीक है, और हमारा हमने क्या निकाला, और हमने निकाल लिया कंडक्टिविटी निकाल दी हमने, ये हमारी कंडक्टिविटी ये है। ठीक है, कापा लिखना है यहाँ पर। ठीक है, मैंने लैम्डा लिख दिया, कापा लिखना था। ठीक है, कापा 2 और कापा 2। ठीक है, तो कापा 2 कितनी आ गई, मतलब लैम्डा 2 कितनी कंडक्टिविटी कितनी आ गई 1.5 इंटू 10⁻², और हमारी मोलर कनेक्टिविटी कितनी आ गई 750 ओम इनवर्स। ठीक है, आपको ये दो चीजें निकालनी थी इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है हमारा केस बेस्ड स्टडी पे क्वेश्चन है। ठीक है, केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन में हमारा पास पैराग्राफ होता है, वो हमको पहले पढ़ना होता है, उसके बाद हमको क्वेश्चंस का आंसर देना होता है। तो देखो बैटरीज एंड फ्यूल सेल्स आर वेरी यूजफुल फॉर्म्स ऑफ गैल्वेनिक सेल। हमको गैल्वेनिक सेल पे क्वेश्चन है और बैटरीज पे क्वेश्चन है, और हमको पैराग्राफ दे रखा है। पहले हमको देखो पैराग्राफ पढ़ना है, उसके बाद क्वेश्चंस देखने हैं, और कुछ क्वेश्चंस के आंसर तो पैराग्राफ में होंगे आपके। ठीक है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं इन क्वेश्चंस में। केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चंस तो बहुत ईजी होते हैं। तो और सेल दैट वी यूज एज अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज बेसिकली अ गैल्वेनिक सेल। हाउएवर फॉर अ बैटरी टू बी ऑफ प्रैक्टिकल यूज it should be reasonable light, compact and its voltage should not vary appreciably during its time। ठीक है, तो दो तरह की बैटरीज होती है, प्राइमरी बैटरी और सेकेंडरी बैटरी। प्राइमरी बैटरी में क्या होता है, द रिएक्शन ओनली अकर्स वंस एंड आफ्टर यूज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम द बैटरी बिकम्स डेड एंड कैन नॉट बी रीयूज्ड अगेन। पर सेकेंडरी बैटरीज क्या होती है, रिचार्जेबल होती है एंड वी कैन यूज देम आफ्टर रिचार्जिंग। प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाय थर्मल प्लांट्स इज नॉट अ वेरी इफिशिएंट मेथड and is a major source of pollution. To solve this problem, galvanic cells are designed in such a way that energy of combustion of fuels is directly converted into electrical energy, and these are known as fuel cells. इनको हम fuel cells बोलते हैं। ठीक है, one such cell was used in Apollo space program। तो जो fuel cell था ना, वो कहाँ यूज हुआ था, अपोलो स्पेस प्रोग्राम में यूज हुआ था। इसके लिए क्वेश्चन भी है, इसका इसी वीडियो में एक क्वेश्चन भी करेंगे हम इसी पे बेस्ड। देखो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, हमने क्या कर लिया, पैराग्राफ पढ़ लिया है, अब हम क्वेश्चन करेंगे। हाउ डू प्राइमरी बैटरीज डिफर फ्रॉम सेकेंडरी बैटरीज। तो इसका आंसर तो पैराग्राफ में था, क्या था, तो हम क्या लिखेंगे कि जो प्राइमरी बैटरीज होती है वो क्या होती है, रिचार्जेबल होती है।
सॉरी, जो सेकेंडरी बैटरीज होती है वो रिचार्जेबल होती है, और प्राइमरी बैटरीज क्या होती है, दे कैन ओनली अकर, द रिएक्शन ओनली अकर्स वंस एंड आफ्टर यूज अ पीरियड ऑफ टाइम दे बिकम डेड एंड कैन नॉट बी रिचार्ज। और सेकेंडरी बैटरीज क्या होती है, रिचार्जेबल होती है। तो हमारा डिफरेंस हो गया, ये हमको एक ही डिफरेंस बताना है, ठीक है आपको, क्योंकि एक नंबर का है, एक ही डिफरेंस बताना है। तो हमारा डिफरेंस सिंपल इस पैराग्राफ में ही छुपा होता है, ठीक है। तो आपको एक क्वेश्चन का आंसर तो पैराग्राफ से मिल गया। नेक्स्ट आता है द सेल पोटेंशियल ऑफ मर्करी सेल इज 1.35 वोल्ट एंड रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग इट्स लाइफ, गिव रीजन। अगर आपको मर्करी सेल के बारे में पता है तो आपको पता होगा कि उसकी रिएक्शन में, जो उसकी ओवरऑल रिएक्शन होती है, उसमें आयंस नहीं होते हैं, उसमें आयंस नहीं होते हैं। अगर आयंस नहीं होंगे तो कॉन्सेंट्रेशन चेंज नहीं होगी, अगर आयंस नहीं होंगे तो कॉन्सेंट्रेशन चेंज नहीं होगी। कि ओवरऑल रिएक्शन डज नॉट कंटेन्स एनी आयंस, नो आयंस, सो देयर विल बी नो चेंज इन द कॉन्सेंट्रेशन ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम, ठीक है। तो लाइफ टाइम के, पूरी लाइफ टाइम में उसकी कॉन्सेंट्रेशन चेंज ही नहीं होगी। तो इसलिए क्या होता है, उसका सेल पोटेंशियल क्या होता है, सेम ही रहता है। आया समझ में कि सेल पोटेंशियल जो होता है वो कांस्टेंट क्यों रहता है, बिकॉज द ओवरऑल रिएक्शन, मैं लिख देता हूं आंसर, द ओवरऑल रिएक्शन डज नॉट कंटेन एनी आयंस, सो द कॉन्सेंट्रेशन विल नॉट चेंज ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। राइट द रिएक्शंस इन्वॉल्वड इन द रिचार्जिंग ऑफ द लेड स्टोरेज बैटरी। देखो क्या पूछा है, रिचार्जिंग पूछा है, नॉर्मल नहीं पूछा। मतलब जब यूज कर रहे हैं तो कौन सी रिएक्शंस होगी, हमको रिचार्जिंग में पूछा है। अगर नॉर्मल पूछते तो हम क्या लिखते हैं, हमारे पास एनोड पे होता है पीबी और कैथोड पे होता है PbO2, यही होता है। बट हमको नॉर्मल का नहीं पूछा है, हमको क्या पूछा है, रिचार्जिंग का पूछा है। तो रिचार्जिंग रिएक्शंस क्या होगी, तो रिचार्जिंग रिएक्शंस के लिए मैं लिख देता हूं आपके लिए रिएक्शंस। रिचार्जिंग में उल्टा हो जाएगा, ठीक है, जो ओवरऑल रिएक्शन होती है वो उल्टी हो जाती है। देखो एनोड पे क्या होगा, एनोड पे हमारा PbSO4 उल्टी हो जाएगी, ठीक है। PbSO4 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव Pb सॉलिड प्लस SO4 2 माइनस, ठीक है, एक्वस। ये हमको रिचार्जिंग का लिख रहा हूं मैं। और कैथोड पे हमारी रिएक्शन होगी PbSO4 प्लस 2H2O। देखो हमको यहां पर क्या मेंशन करना है, हमको स्टेट भी मेंशन करनी है कि लिक्विड है या सॉलिड है। PbSO4 सॉलिड है और यहां पे भी PbSO4 सॉलिड है, प्लस 2H2O गिव्स PbO2 सॉलिड प्लस SO4 2 माइनस एक्वस, ओके, एंड प्लस 4H प्लस 4H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये आपकी एनोड और कैथोड की रिएक्शन हो गई। बट आप ओवरऑल रिएक्शन लिखोगे यहाँ पे, ठीक है, कैथोड और एनोड की तो हो गई, क्योंकि यहाँ पूछा है रिएक्शन इन्वॉल्व, रिएक्शन इन्वॉल्व पूछा है तो हम ओवरऑल रिएक्शन लिख देंगे। तो ओवरऑल रिएक्शन हो जाएगी हमारी सिंपल, हमको काटा पीटी करनी है, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड काट देना है। तो 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कट जाएगा, ये SO4 2 माइनस और ये 4H प्लस, क्या बन जाएंगे 2H2SO4, ठीक है। और यहाँ पे 2H2 है और सब सेम ही रहेगा, और ये PbSO4 2 PbSO4 बन जाएगा। तो हमारी ओवरऑल रिएक्शन हो जाएगी, मैं कलर चेंज करके लिख देता हूँ, हमारी ओवरऑल रिएक्शन हो जाएगी 2 PbSO4, ठीक है। देखो लेड स्टोरेज बैटरी का क्वेश्चन पक्का से आएगा, तो ये रिएक्शंस आपको पता होनी चाहिए कि कौन सी नॉर्मल, जब बैटरी चल रही है तो कौन सी रिएक्शन लिखनी है, और जब रिचार्ज कर देते तो क्या होता है, उल्टा हो जाता है, क्योंकि करंट क्या होता है, अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होता है। तो क्या होता है, कैथोड और एनोड हो जाता है उल्टा, मतलब जो पहले एनोड की तरह बिहेव कर रहा था वो अब कैथोड की तरह बिहेव करेगा, और जो पहले कैथोड की तरह बिहेव कर रहा था वो एनोड की तरह बिहेव करेगा। तो इससे क्वेश्चन आता ही आता है, 100% क्वेश्चन आएगा। तो ये तो पक्का से रट के जाना ही पड़ेगा आपको, क्योंकि समझने के लिए कुछ है नहीं। तो 2 PbSO4 प्लस 2H2O लिक्विड गिव्स, हमारा हो जाएगा Pb सॉलिड प्लस PbO2 सॉलिड, और क्या बचा, प्लस 2H2SO4, ठीक है। 2H2SO4 हो गई, यहाँ 4H प्लस है तो 4H प्लस को 2H2 लिख देंगे, ठीक है। तो 2 2 4 हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख देंगे 2H2SO4, और ये क्या होगा, एक्व स्टेट में, ठीक है। मेंशन करनी है आपको स्टेट्स भी। तो इसी के साथ आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। आपको एनोड की रिएक्शन लिखनी है, कैथोड की रिएक्शन और ओवरऑल रिएक्शन। अगर आपको नॉर्मल पूछा हो तो नॉर्मल क्या लिखते हैं, नॉर्मल में ये जो रिएक्शन है ना, ओवरऑल रिएक्शन, ये उल्टी हो जाती है सिर्फ, मतलब जो प्रोडक्ट है वो रिएक्टेंट बन जाता है और जो रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट बन जाता है। बट हमको देखना है कि यहाँ पे रिचार्जिंग लिखा हुआ है,
तो रीचार्जिंग में रिएक्शन हमको उल्टी लिखनी है, बस यही ध्यान रखना था आपको इस क्वेश्चन में, ठीक है। आई होप इट्स क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन और में है, देखो सी और सी में ऑप्शन है, मतलब या तो ऊपर वाला सी कर ले या नीचे वाला सी कर ले। राइट टू एडवांटेजेस ऑफ फ्यूल सेल्स ओवर अदर गैल्वेनिक सेल। तो हमको पता है कि फ्यूल सेल क्या होता है, फ्यूल सेल मतलब जिसकी हाई एफिशिएंसी होती है 60 to 70% एफिशिएंसी। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या होगा, हाई एफिशिएंसी। सिर्फ आपको पॉइंट टू पॉइंट आंसर लिखना है, ठीक है, क्योंकि एग्जामिनर के पास टाइम नहीं है कि वो आपको पूरा पैराग्राफ पढ़े, जस्ट लिखना है हाई एफिशिएंसी। और क्या हो सकता है, पॉल्यूशन फ्री, हाई एफिशिएंसी एंड पॉल्यूशन फ्री। हमको दो ही बताने थे, दो बता दिए, हाई एफिशिएंसी और पॉल्यूशन फ्री, ठीक है। और एक और होता है अगर आपको लिखना है तो इनफाइनाइट लाइफ टाइम। लाइफ टाइम क्या होती है, इनफाइनाइट होती है, इनफाइनाइट लाइफ टाइम, ठीक है। तो फ्यूल सेल, देखो आपके पास बैटरीज बहुत सारी है, बट आपको दो तो लास्ट में पढ़ के जानी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो फ्यूल सेल और एक लेड स्टोरेज बैटरी, दोनों पे क्वेश्चन आता ही आता है। 100% चांसेस है कि लेड स्टोरेज बैटरी पे तो क्वेश्चन आएगा ही, बट ऑप्शन में फ्यूल सेल पे भी क्वेश्चन आता है। तो आपको बैटरीज तो पक्का ही करके आनी, कौन कौन सी, लेड स्टोरेज बैटरी और फ्यूल सेल। आई होप आपको ये क्लियर होगा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वापस ईएमएफ निकालने का है। तो ईएमएफ निकालना भी आपको आना चाहिए, और ईएमएफ के लिए हमको नर्नेस्ट इक्वेशन पता होनी चाहिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, जिंक से जिंक 2+ बन रहा है और SN2+ से SN बन रहा है। हमको दिख ही रहा है कि जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है, मतलब जिंक एनोड पे होगा, और जो SN है मतलब टिन है, वो क्या होगा, कैथोड पे होगा, ठीक है। तो पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा, यहाँ पे ई नॉट सेल निकालना पड़ेगा। ई नॉट सेल कैसे होगा, ई नॉट सेल के लिए आपको पहले फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, ठीक है, डायरेक्ट वैल्यू पुट मत करना। SN2+ 2SN माइनस ई नॉट ऑफ Zn2+ अपॉन Zn। क्या करते हैं हम, कैथोड माइनस एनोड तो करते हैं, तो कैथोड माइनस एनोड ही किया मैंने। तो SN2+ की वैल्यू क्या है, -0.14, तो -0.14 माइनस 0.76। सिंपली सॉल्व कर लो इसको, तो ये हो जाएगा 0.76 माइनस 0.14। सॉल्व कर लो इसको, 6 - 4 कितना हो जाएगा, 2, और ये हो जाएगा 7 - 1 6, तो 0.62 वोल्ट होगा, ठीक है। तो ई नॉट सेल आ जाएगा हमारा 0.62 वोल्ट। अब हम कर लेंगे, हमको निकालनी नर्नेस्ट इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। तो यहाँ पे हेडिंग डालना पहले कि नर्नेस्ट इक्वेशन, फिर फॉर्मूला लिखना ई सेल इक्वल्स टू। देखो मैं आपको हर बार हर क्वेश्चन में ऐसे क्यों बता रहा हूं, क्योंकि आपको पता है कि हर स्टेप का मार्क्स होता है, तो आपको हर चीज लिखनी है, ठीक है। जो भी इनफ है या जो भी काम की चीज है ना, वो आपको लिखनी है। फालतू का पैराग्राफ वगैरह कुछ लिखना नहीं है, पॉइंट टू पॉइंट आंसर लिखना है आपको, ठीक है। तो ई नॉट सेल माइनस, देखो यहाँ पे टेम्परेचर देने रखा, तो हम यहाँ पे टेम्परेचर मानेंगे 298 केल्विन टेम्परेचर है, ठीक है। तो हम रिएक्शन लगाएंगे 0.0591 अपॉन एन। एन कितना है, तो अभी तो एन लिखेंगे, लॉग ऑफ, क्या बताया था मैंने, एनोड अपॉन कैथोड होता है। तो एनोड क्या है हमारा, जिंक 2+, और कैथोड क्या है, SN2+, ठीक है। तो इन दोनों कॉन्सेंट्रेशन लगा देंगे। अब वैल्यूज पुटअप कर देंगे। ई नॉट सेल हो गया हमारा 0.62 माइनस 0.0591 अपॉन एन कितना है, एन है हमारे पास 2, क्योंकि देखो 2 इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं ना। आपको इन क्वेश्चंस में रिएक्शन लिखने की जरूरत नहीं है, आपको जस्ट वो फॉर्मुला लिखना है और वैल्यूज पुटअप करनी है। रिएक्शन का नंबर नहीं है इन क्वेश्चंस में, ठीक है। लिखना चाहो तो लिख सकते हो, नहीं लिखना चाहो तो भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो अब जिंक 2+ कितना है, 0.1 अपॉन SN2+ कितना है, 0.001, ठीक है। ध्यान से सब्स्टिट्यूट करना वैल्यूज। जिंक 2+ हमारा 0.1 है और SN2+ हमारा 0.001 है। सिंपली सब्स्टिट्यूट कर दी वैल्यूज। अब हर चीज को सॉल्व करना है, आपको लिखना है। ये ऐसे रहने दो अभी। अब लॉग कैसे सॉल्व करेंगे, देखो इजिली। 0.1 को क्या लिख दूंगा मैं, 10⁻⁻1। 0.001 को क्या लिखूंगा, 10⁻⁻3। -3 ऊपर आगे क्या हो जाएगा, +3। तो मैं नेक्स्ट स्टेप लिख देता हूं, कलर चेंज कर लेते हैं जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। तो हमारा हो जाएगा, यहाँ पे ई नॉट सेल ही है, चल रहा है, सॉरी ई सेल चल रहा है ना। ई सेल,
ठीक है, अब ध्यान से देखो, तो ई सेल कितना हो जाएगा हमारा 0.62 माइनस 0.91 अपॉन 2, ये लॉग हो जाएगा -1+3, ठीक है, -1+3 होता है -+2, तो 2 log 10 हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा इंटू 2 log 10, log 10 1 होता है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब 0.62 माइनस 0.0591, आंसर आ जाएगा हमारा 0.5609, 0.56 लिख सकते हो, 5609 लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, 0.56 आंसर आ जाएगा हमारा। तो ई सेल हो जाएगा हमारा 0.56, लास्ट में यूनिट लिखना मत भूलना, यूनिट का हाफ मार्क्स कट जाएगा वरना, तो वोल्ट लिखना ही जरूरी है हमारा, 0.56 वोल्ट आ गया, ठीक है। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे इस स्टेप में देखो, इस स्टेप में आगे थोड़ा स्पेस होगा ना, तो आगे लिख देना आप कि देयरफॉर log 10 इक्वल्स टू 1, ठीक है, और फिर log 10 1 पता लग गया उसको, तो आपको जस्ट सब्स्टिट्यूट करना है वैल्यूज को और हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है, लास्ट में यूनिट लिखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम। देखो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा फैराडे से। फैराडे भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, फैराडे के क्वेश्चंस आने के चांसेस कम है, बट फैराडे क्वेश्चंस भी आते हैं। मैं लास्ट में जब ये क्वेश्चंस खत्म हो जाएंगे, लास्ट में बताऊंगा आपको वीडियो में कि कौन से टॉपिक्स आपको करके ही करके जाने हैं, उनसे तो पक्का क्वेश्चन आएगा, ठीक है। और आपने इस वीडियो को देख लिया ना, 9 नंबर का चैप्टर आता है, 9 मार्क्स का चैप्टर आता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, आपके 8 मार्क्स तो पक्के हैं, ठीक है। 1 मार्क्स क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि 1 मार्क्स का कुछ आ सकता है अलग भी, 8 मार्क्स आपके पक्के हैं, ठीक है। तो ध्यान से इन क्वेश्चंस को देखो, और जब लास्ट में, जब एग्जाम के लास्ट में भी आप इस वीडियो को वापस देख सकते हो, ठीक है, जिससे कि आपका रिवीजन हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। द रेसिस्टेंस ऑफ 0.05 CH3COH solution is found to be 100 ohm. If the cell constant is this, calculate the molar conductivity of the acetic acid solution. हमको निकालनी मोलर कंडक्टिविटी, तो पहले मोलर कंडक्टिविटी के फॉर्मूला लिखेंगे। तो मोलर कंडक्टिविटी, देखो मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है, लैम्डा m इक्वल्स टू कापा अपॉन मोलर इंटू 1000। उसके लिए हमको कापा निकालना पड़ेगा, तो कापा निकालेंगे कैसे, तो हमको पता है कि R इक्वल्स टू क्या होता है, रो L अपॉन ए, रो को क्या लिख देंगे 1 अपॉन कापा L अपॉन ए, कापा निकालना है तो कापा को उधर ले जाओ, R L अपॉन ए, नॉट R 1 अपॉन R, ठीक है, 1 अपॉन R L इंटू ए, 1 अपॉन R, देखो R कितना रहेगा 100 ओम, तो 1 अपॉन R 100 हो जाएगा ये, इंटू L अपॉन ए की वैल्यू देखो, L अपॉन ए क्या है, इज नथिंग बट सेल कांस्टेंट, सेल कांस्टेंट कितना दे रखा है 0.0354। सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा हमारा कापा इक्वल्स टू 0.0354 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻²। ओम इनवर्स क्या बन जाएगा साइमन, और सेंटीमीटर इनवर्स ही रहेगा, तो हमारा आंसर आ गया कापा इक्वल्स टू 0.0354 इंटू 10⁻², ठीक है। तो अब क्या निकालना है हमको, तो मोलर कनेक्टिविटी निकाली थी, तो मोलर कनेक्टिविटी का फॉर्मूला हमने लिख ही दिया है, अब बस सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो लैम्डा एम हो जाएगा, कापा कितना आया 0.0354, 0.0354 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻² अपॉन मोलरिटी कितनी है 0.05, और यहाँ पे 1000 लगा रहा हूँ मैं, ठीक है। अभी क्या बन गया देखो, 0 पर लीटर होता है तो मोल पर सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, आया समझ में। सॉल्व कर लेंगे इसको, तो देखो 10⁻² से 100 तो कट जाएगा, एक जीरो बचेगा, जीरो क्या बन जाएगा, जीरो बन जाएगा 0.3 हो जाएगा, तो 0.3 अपॉन 0.05 ये बन जाएगा साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। सॉल्व कर लेंगे इसको, 0.08 यह आ जाएगा 7.08 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। आप या तो ले सकते हो, या आप लिख सकते हो 7.08, साइमन की लिख सकते हो, साइमन की जगह लिख सकते हो ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ठीक है, दोनों ही करेक्ट है। तो हमारा लैम्डा एम का, ठीक है, तो हमारा कितना आ गया 7.08 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, या 7.08 ओम इनवर्स लिख सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नहीं, हमारा सेकंड पार्ट भी तो बचा है, फर्स्ट पार्ट ही करा ना हमने। स्टेट फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, हाउ मच चार्ज इज इन फैराडे इज रिक्वायर्ड फॉर द रिडक्शन। देखो हाउ मच चार्ज इन फैराडे बोल रहा है वो, फैराडे मतलब आपको सॉल्व नहीं करना, आपको सिर्फ एफ लिखना है, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ एफ लिखना है या फैराडे लिखना है।
इज रिक्वायर्ड फॉर द रिडक्शन ऑफ 1 मोल ऑफ MnO4 माइनस टू Mn2+। ठीक है, तो ये 3 नंबर का क्वेश्चन है। तो पहला फेराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस को हमको डिफाइन करना है। क्या होता है फेराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस? इट स्टेट्स दैट द अमाउंट ऑफ मेटल और एनी सब्सटेंस डिपॉजिटेड एट एनी इलेक्ट्रोड इन इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस लिखना है, ठीक है, इन इलेक्ट्रोलाइसिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस पास्ड थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट। कि कितनी हम इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं, जितनी ज्यादा हम इलेक्ट्रिसिटी देंगे उतना ज्यादा अमाउंट जो है वो डिपॉजिटेड होगा कोई भी इलेक्ट्रोड पे, कैथोड पे डिपॉजिटेड होगा जितनी हम इलेक्ट्रिसिटी देंगे। तो हम इसका पहले तो आपको डेफिनेशन लिखनी है, जो मैंने आपको डेफिनेशन बताई। उसके बाद आपको लिखना है M इक्वल्स टू ZIT, ये फॉर्मूला भी लिखना है, M इक्वल्स टू ZIT, जहां पे M क्या है मास ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, Z क्या है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, I क्या है करंट, और टाइम T क्या है टाइम। I करंट है और Z क्या है? अब देखो Z को भी आपको मेंशन करना है, Z होता है हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट मतलब जो कोई भी सब्सटेंस है वो कितने इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है, कोई भी सब्सटेंस कितने इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम फॉर द कि हाउ मच चार्ज इन फेराडे इज रिक्वायर्ड फॉर द रिडक्शन ऑफ 1 मोल ऑफ MnO4 माइनस टू Mn2+। तो पहले हम क्या करेंगे, हम पहले लिखेंगे रिएक्शन, कि यार रिएक्शन लिखने से हमको क्या पता लग जाएगा, हमको पता लग जाएगा कितना इलेक्ट्रॉन्स है। तो देखो MnO4 माइनस से Mn2+ जा रहा है। अब आपको ऑक्सीजन नंबर निकालना होता होगा, मैं निकाल देता हूं आपके सामने। X ऑक्सीजन पे होता है -2, तो ये हो जाएगा +-2 मल्टीप्लाइड बाय 4, क्योंकि 4 ऑक्सीजन है और टोटल चार्ज कितना है -1, तो ये हो जाएगा x - 8 इक्वल्स टू -1 और x हो जाएगा +7। तो मतलब हमने देख लिया कि जो Mn है उस पर कितना चार्ज है +7, +7 से कितने पे जा रहा है वो +2 पे, +7 से कितने पे जा रहा है +2 पे, मतलब वो 5 इलेक्ट्रॉन्स ले रहे हैं। तो मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी हमको देनी पड़ेगी वो कितनी कितनी होगी 5 टाइम्स फेराडे होगी। तो इलेक्ट्रिसिटी कितनी होगी, इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड इक्वल्स टू 5 फेराडे। इतना लिख के आप छोड़ देना, क्योंकि हमको फेराडे में आंसर लिखना है। आपको फेराडे की वैल्यू पुट अप कर वैल्यू रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको लिखना है 5 फेराडे। ठीक है, 5 फेराडे पे आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे इस क्वेश्चन के। ठीक है, तो आपको फेराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस फर्स्ट लॉ बताना है और उसके बाद ये क्वेश्चन करना है। आपको 3 नंबर मिल जाएंगे इस क्वेश्चन के, और ऊपर वाला क्वेश्चन हमने कर ही दिया है। ठीक है, सो दैट्स हाउ यू हैव टू डू दिस क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो फेराडेज के दोनों लॉ पता होने चाहिए, फेराडेज के क्वेश्चन कैसे करते हैं वो पता होना चाहिए। ठीक है, हमको फेराडे में आंसर लिखना था, इसलिए हमने फेराडे लिखा, हमने 96500 वैल्यू पुटअप वैल्यू रखी नहीं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है हमारा, वो वापस कंडक्टिविटी पे है। द कंडक्टिविटी ऑफ 0.025 मोल पर लीटर एसिटिक एसिड इज दिस, कैलकुलेटेड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इफ लैम्डा m नॉट फॉर एसिटिक एसिड इज दिस। ध्यान से देखो क्वेश्चन को, हमको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना है। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का फॉर्मूला क्या होता है, देखो। अब यार मेरे को याद नहीं रहता, आप बोलोगे कि हमको पता नहीं होता कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन में कौन सा ऊपर आता है, इन्फिनिटी वाला ऊपर आता है कॉन्सेंट्रेशन वाला। देखो इस फॉर्मूला को याद करने के लिए मैं बताता हूं आपको ट्रिक। देखो इन्फिनिटी हमेशा लास्ट में आता है, इन्फिनिटी हमेशा लास्ट में आता है, और कॉन्सेंट्रेशन आप क्या लिखते हो, पहले डिनोमिनेटर लिखते हो या न्यूमरेटर लिखते हो? आप पहले न्यूमरेटर लिखते हो फिर डिनोमिनेटर लिखते हो। मतलब जो चीज लास्ट में आ रही है उसको बाद में लिखोगे आप। तो मतलब जो लैम्डा एम इन्फिनिटी है, ये इन्फिनिटी को दिखा रहा है ना, इनफाइनाइट डायल्यूशन को, तो ये जो है इनफाइनाइट में आ रहा है, लास्ट में आ रहा है, तो इसको डिनोमिनेटर में लिखना है, मतलब बाद में लिखना है। आ रहा है समझ में? और लैम्डा एम सी को पहले लिखना है। तो इस तरह से आप ये फॉर्मूला याद कर सकते हो। ठीक है, तो चलते हैं हम क्वेश्चन पे। तो कंडक्टिविटी दे रखी है हमको कंडक्टिविटी दे रखी है, हमको मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है इस कॉन्सेंट्रेशन पहले, क्योंकि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के लिए हमको देखो इनफाइनाइट डायल्यूशन पे मोलर कंडक्टिविटी दे रखी है, बट हमको मोलर कंडक्टिविटी एट पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन में भी चाहिए ना। हमको न्यूमरेटर निकालना है, मतलब हमको लैम्डा एम सी निकालना पड़ेगा। हमको ये निकालना पड़ेगा टू फाइंड अल्फा। तो हम निकाल लेते पहले ये अल्फा, पहले हम लैम्डा सी निकाल लेते। लैम्डा एम सी का फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है कापा अपॉन एम इंटू 1000।
कापा की वैल्यू हमको दे रखी है, देखो कंडक्टिविटी दे रखी है ना, कितनी रखी है 5.25 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁵ साइमन पर सेंटीमीटर इनवर्स अपॉन मोलारिटी कितनी रखी है 0.0025। अब देखो मोल पर लीटर में तो मोल पर सेंटीमीटर क्यूब में कर देना और इंटू 1000 कर देना, ठीक है। जब भी सेंटीमीटर में निकालना हो तो 1000 से क्या करना पड़ता है, डिवाइड करना पड़ता है, और डिवाइड करोगे तो वो पहुंच जाएगा न्यूमरेटर में, ठीक है। जस्ट इसको सॉल्व कर लो, सॉल्व करने के बाद आंसर आ जाएगा हमारा आंसर आ जाएगा 215 और यूनिट क्या होगी साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ठीक है। तो ये हमारा लैम्डा एमसी आया है, हमारा अभी क्वेश्चन नहीं हुआ है पूरा। अब हमको निकालना पड़ेगा, अल्फा। तो अल्फा की वैल्यू में पुटअप कर दो, देखो 390 है, पहले हमको लैम्डा सी रखना है ना, लैम्डा एम सी जो हमने निकाला, तो 215 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स अपॉन लैम्डा इन्फिनिटी की वैल्यू हमको दे रखी है, कितनी है 390, तो 390 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व करने के बाद कितना आ जाएगा आपका, आ जाएगा 0.0053। देखो यूनिट तो होगी नहीं क्योंकि सब कट जाएगा, तो यूनिट होगी नहीं, तो आपका आ जाएगा अल्फा इक्वल्स टू 0.053, ठीक है। तो आपका पहला पार्ट हुआ ये, तो आपको 3 नंबर मिल जाएंगे अगर ऐसे करोगे आप। फॉर्मूला लिखना है और वैल्यूज पुटअप करनी है। पहले आपको निकालना पड़ेगा लैम्डा मोलर कनेक्टिविटी एट पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन, फिर आपको अल्फा निकलेंगे, ठीक है। अब वो बोल रहा है राइट एनोड कैथोड एंड ओवरऑल रिएक्शन ऑफ लेड स्टोरेज बैटरी। देखो यहाँ पे रिचार्जिंग मेंशन नहीं किया गया है, यहाँ पे रिचार्जिंग मेंशन नहीं किया गया है, तो आपको नॉर्मल रिएक्शन लिखनी है, जो कि जब हम यूज करते हैं तो एनोड पे क्या होता है, कैथोड पे क्या होता है। तो हम लिख देते हैं, बहुत ईजी है, क्योंकि ये तो हमको याद होना ही चाहिए, क्योंकि इससे तो क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो एनोड पे क्या होती है, जो हमने लिखी ना ऊपर से रिएक्शंस, वो जस्ट उल्टी करनी है। तो यहाँ पे एनोड पे क्या होता है, लेड होता है प्लस SO4 2- से रिएक्ट करेगा ये, क्योंकि SO4 2- क्या है, हमने H2SO4 ही वहां पे इलेक्ट्रोलाइट लिया होता है, इसलिए हम SO4 2- लिख रहे हैं। गिव्स PbSO4 प्लस, देखो एनोड पे क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन, तो 2 इलेक्ट्रॉन का आएगा, प्रोडक्ट साइड आएगा। तो ये हमारी हुई एनोड की रिएक्शन। कैथोड क्या होगा, कैथोड हो जाएगा हमारा PbO2, ठीक है। तो कैथोड पे क्या होता है, PbO2 होता है, PbO2 सॉलिड प्लस SO4 2-। अब देखो 2 इलेक्ट्रॉन किस साइड आएगा, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन आएगा रिएक्टेंट साइड, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन लेके तो वो रिड्यूस होगा, तो यहाँ पे होगा 4H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, मैं आगे लिख रहा हूँ नीचे, तो क्या बन जाएगा ये PbSO4 बन जाएगा, PbSO4 सॉलिड प्लस 2H2O लिक्विड, ठीक है, प्लस 2H2O लिक्विड। तो अब बस आपको 2 रिएक्शन याद होनी चाहिए। अब ओवरऑल रिएक्शन तो आप लिख लोगे, तो ओवरऑल रिएक्शन तो आप इजीली लिख लोगे। क्या होगी ओवरऑल रिएक्शन, हो जाएगी हमारी Pb सॉलिड प्लस PbO2 सॉलिड, SO4 2- 2 हो गए, और 4H प्लस, ये बन जाएगा 2H2SO4, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास प्रोडक्ट साइड में आ जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि नेम द सेल विच वाज यूज्ड इन द अपोलो स्पेस प्रोग्राम। देखो जब हमने केस बेस्ड स्टडी का क्वेश्चन किया था, उसमें भी ये पैराग्राफ में ये लाइन थी, तो कौन सा सेल है ये, बहुत ईजी क्वेश्चन है, फ्यूल सेल, ठीक है। एक क्वेश्चन, एक नंबर का क्वेश्चन था, सिर्फ आपको लिखना था फ्यूल सेल, आपको आंसर मिल जाएगा, आपको मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज, तो ये भी 1 नंबर का क्वेश्चन है, हाउ मेनी कोलम्स आर रिक्वायर्ड फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ 1 मोल ऑफ H2O to O2। अब देखो H2O को ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं O2 से, तो H2O से हमको बनाना है O2। अब देखो हमको निकालना पड़ेगा कि पहले H2O में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। तो यहां पे हो जाएगा, हमको पता है कि हाइड्रोजन पे +1 होता है, तो +1 × 2 प्लस x इक्वल्स टू 0, तो x हो जाएगा -2। तो यहाँ पे हमारा -2 और यहाँ पे हमारा ऑक्सीजन पे 0 है, मतलब -2 से क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। मतलब कितने इलेक्ट्रॉन देने पड़ रहे हैं उसको, यहाँ पे वो 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है। कितने दे रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन।
क्वेश्चन को बैलेंस भी करना पड़ेगा, हाफ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। हाफ H2O, तो यहां पे इलेक्ट्रॉन कितने दे रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। हमने इक्वेशन बैलेंस कर दी और अब इलेक्ट्रॉन कितने दे रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन। तो 2 इलेक्ट्रॉन के लिए कितने हो जाएगा हमारा इलेक्ट्रिसिटी, हमारी इलेक्ट्रिसिटी कितनी हो जाएगी 2 इलेक्ट्रॉन के लिए, टू फेराडे। हमको लिखना है कोलाम्स में, तो कोलाम्स में क्या हो जाएगा, 2 इंटू 96500 कोलाम। तो 2 इंटू जस्ट मल्टीप्लाई कर दो, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो हम क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा। तो 2 5 जा 10, 2 6 जा 12 13, ओके, 2 9 जा 18 19, 1930 और 2 0 और आएंगे तो ये हो जाएगा 1930 कोलाम। तो इतना चार्ज या इतना कोलाम हमको इलेक्ट्रिसिटी देनी पड़ेगी टू ऑक्सीडाइज H2O to O2, ओके। जस्ट एक नंबर का क्वेश्चन था, आपको जस्ट आंसर निकालना था ऐसे करके, यहाँ पे 2F लिखना था और फिर F की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, इट इज अप्रोक्सीमेटली 96500 कोलाम। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा लेड स्टोरेज बैटरी का है, तो हमने ये कर लिया है तो हम वापस नहीं कर रहे हैं, ठीक है। व्हाट टाइप ऑफ बैटरी इज लेड स्टोरेज बैटरी, वो बोल रहा है बैटरी कैसी है, लेड स्टोरेज बैटरी। अब आपको बताना है कि ये बैटरी सेकेंडरी है या प्राइमरी है, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन का आंसर हो जाएगा, आंसर फर्स्ट का सेकेंडरी बैटरी। जैसे आपको लिखना है कि लेड स्टोरेज बैटरी है सेकेंडरी बैटरी, दैट्स ऑल। राइट द एनोड एंड कैथोड रिएक्शंस, हमने कर लिया है, हम वापस नहीं कर रहे हैं। एंड द ओवरऑल रिएक्शन अकरिंग इन लेड स्टोरेज बैटरी व्हेन करंट इज ड्रॉन फ्रॉम इट। ध्यान से देखना कि व्हेन करंट इज ड्रॉन फ्रॉम इट लिखा हुआ है, मतलब कि हम यूज में, हमारी जो बैटरी है वो यूज में है, तो यहां पे आपको नॉर्मल रिएक्शन लिखनी है, रिचार्जिंग वाली रिएक्शन लिखनी है, ठीक है। कौन सी रिएक्शन लिखनी है, नॉर्मल रिएक्शंस, नॉर्मल रिएक्शंस जो हमने लास्ट क्वेश्चन में ही किया था, ठीक है, सिंपल। जिसमें एनोड हमारा क्या होगा, पीबी सॉलिड की तरह वर्क करेगा और कैथोड हमारा क्या होगा, लेड ऑक्साइड होगा, ठीक है। तो आपको नॉर्मल रिएक्शन लिखनी है, यहां पे रिचार्जिंग वाली रिएक्शन बदल देना, रिचार्जिंग वाली रिएक्शन जब भी लिखनी है जब आपको रिचार्जिंग मेंशन करा हो। आई होप इट्स क्लियर। नाउ चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये हमारा 3 मार्क्स का था, इसमें आपको 3 मार्क्स इजीली मिल जाएंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि लेड स्टोरेज बैटरी, मैं हमेशा हर क्वेश्चन के लिए बोल रहा हूं कि लेड स्टोरेज बैटरी तो इंपॉर्टेंट है ही, पक्का से 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा ही आएगा, तो ये तो आपको छोड़ना ही नहीं है। नाउ नेक्स्ट चलते, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन किस पे है, फैराडेज लॉ पे है, फैराडेज फर्स्ट और सेकंड लॉ पे। कैलकुलेट द टाइम टू डिपॉजिट 1.5 ग्राम ऑफ सिल्वर एट कैथोड व्हेन करंट ऑफ 1.5 एम्पियर वाज पास्ड थ्रू द सॉल्यूशन ऑफ AgNO3। हमको निकालना है टाइम, हमको पता है कि टाइम क्या होता है, हमको पता है Q इक्वल्स टू क्या होता है, IT, अभी सेकंड का है, ठीक है। हमको Q इक्वल्स टू IT होता है और T क्या होता है, Q अपॉन I। हमारे पास I है बट Q नहीं है, तो हम Q निकाल लेंगे, क्योंकि हमको पता है कि Ag प्लस जो है हमारा AgNO3 है ना, तो AgNO3 में Ag प्लस जो है एक इलेक्ट्रॉन लेके Ag बनाएगा, मतलब कि अगर 108 ग्राम पर मोल हमारे पास Ag है, Ag प्लस है, तो उसके लिए हमको कितनी एनर्जी, कितनी इलेक्ट्रिसिटी देनी पड़ेगी, 96500, मतलब 1 फेराडे। बट हमारे पास 108 ग्राम नहीं है, हमारे पास कितना है 1.5 ग्राम, तो 1.5 ग्राम पर मोल है, पर मोल के लिए हमको कितना देना पड़ेगा, 96500 अपॉन 108 इंटू 1.5, ठीक है। तो ये सॉल्व हो जाएगा इजीली, सॉल्व होकर आपका आंसर आएगा 1340.27 कोलाम, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेना इजी है। तो इतना चार्ज हमको चाहिए होगा टू डिपॉजिट 1.5 ग्राम ऑफ सिल्वर एट कैथोड, ठीक है। हमको ये चार्ज निकला है, हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है, हमारा टाइम पूछ रहा है, ठीक है। तो यहां पे क्वेश्चन खत्म नहीं करना है, हमको टाइम पूछना है, इतना निकालना है आपको। और इसमें भी ध्यान रखना, जब भी आप क्वेश्चन के स्टेप्स भी लिख रहे हो ना, जब भी आपको यूनिट मेंशन करनी कि हाँ मैंने चार्ज निकाले, तो चार्ज की यूनिट क्या हो गई हमारी, कोलाम हो गई। अब हमको पता है कि टाइम क्या होगा, मैं चेंज कर देता हूँ कलर, हमारा टाइम हो जाएगा, देखो चार्ज आया 1340.27 कोलाम और आई हमको दे रखा है 1.5 एम्पियर, ठीक है। तो हमारा आ जाएगा 1.5 एम्पियर, तो बस T इक्वल्स टू हो जाएगा 893 सेकेंड, ठीक है। आप सॉल्व कर लेना, इजी है। तो 893 सेकेंड, T की भी यूनिट लिखनी है। तो ऐसे आपको ये क्वेश्चन करना था, इजी क्वेश्चन था, तो इजीली आपको 5 नंबर मिल जाएंगे।
क्या क्या करा हमने, लेड स्टोरेज बैटरी का क्वेश्चन करा 3 नंबर का, और फेराडे लॉ का क्वेश्चन करा 2 नंबर का। तो आपको धीरे धीरे पता लग रहा है कि कौन सा टॉपिक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कौन से टॉपिक में वो करके ही जाना है, क्योंकि बार बार इन्हीं टॉपिक से क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, और कोई टॉपिक से रिपीट नहीं हो रहे क्वेश्चंस सेम टॉपिक से आ रहे हैं, जस्ट वहां पे वैल्यू चेंज है या क्वेश्चन को दूसरी तरह से पूछा गया है। ना देखो नेक्स्ट क्वेश्चन भी ई नॉट सेल से ही है, बट एक अलग क्वेश्चन है जो आपको पता होना चाहिए कि ई नॉट सेल फॉर द गिवन रिडॉक्स रिएक्शन इज 2.71 वोल्ट। हमको दे रखा है ई नॉट सेल की वैल्यू, देखो ई नॉट सेल की वैल्यू दे रखी है, और हमको रिएक्शन दे रखी है मैग्नीशियम प्लस Cu2 प्लस गिव्स मैग्नीशियम 2 प्लस प्लस Cu। मतलब क्या हो रहा है, मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है, मतलब मैग्नीशियम क्या होगा, एनोड पे होगा, और कॉपर किस पे होगा, कैथोड पे होगा। ठीक है, अब वो बोल रहा है कैलकुलेट ई सेल ऑफ द रिएक्शन। अरे इजी है, नर्नेस्ट इक्वेशन। हमको क्या लगानी पड़ेगी, नर्नेस्ट इक्वेशन लगानी पड़ेगी। नर्नेस्ट इक्वेशन क्या बोलता है, ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट सेल, पहले फॉर्मूला लिखना है हमको 0.0591 अपॉन एन लॉग ऑफ एनोड अपॉन कैथोड। बहुत बार बता दिया है एनोड अपॉन कैथोड, तो एनोड क्या है Mg2 प्लस। अब देखो यहाँ पे तो इक्वेशन लिखी रखी है, तुमको पता भी होना चाहिए कि प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट ही होता है, तो Mg2 प्लस अपॉन C2 प्लस। दिख ही रहा होगा कि अगर हाफ सेल लिखेंगे हम तो Mg 2 इलेक्ट्रॉन देगा और Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, तो यहाँ पे n कितना हो गया, n हो गया हमारा 2। ई नॉट सेल की वैल्यू दे रखी है 2.71 वोल्ट माइनस 0.0591 अपॉन 2 लॉग ऑफ Mg2 प्लस की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है 0.001। ध्यान से देखना, गलत वैल्यूज मत पुटअप करना, Mg2 प्लस की पुटअप करनी है पहले, तो 0.001 लिख दूंगा मैं मोलर, अपॉन Cu2 प्लस की कितनी है 0.01 मोलर। सिंपली 2.71 0. ये ऐसे ही रिपीट होगा, लॉग ऑफ, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ये बन जाएगा 10⁻³ और ये है नीचे वाला डिनोमिनेटर वाला है क्या है 10⁻², ऊपर आ गया बन जाएगा 10⁻+2, तो -3 + 2 क्या हो जाएगा -1, -1 आगे आ जाएगा, log 10 हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा 2.71 माइनस 0.0591 अपॉन 2, -1 आगे आ जाएगा और ये बन जाएगा log 10, log 10 होता है 1, तो ये हो जाएगा ई सेल इक्वल्स टू 2.71 माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, माइनस ये वाला माइनस और ये वाला माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और ये सॉल्व होने के बाद कितना आएगा, ये आएगा 0.029, इसको सॉल्व कर लेना आप लोग, ये हो जाएगा 2.739 वोल्ट। वोल्ट लिखना जरूरी है। तो हमारा ये एक पार्ट हुआ है अभी क्वेश्चन का, दूसरा पार्ट बाकी है, दूसरा पार्ट बाकी है, तो एक पार्ट हो गया है। अब देखो दूसरे पार्ट में क्या बोल रहा है, देखो हमने ई सेल निकाल लिया, राइट द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट व्हेन एन एक्सटर्नल अपोजिट पोटेंशियल। देखो पहले तो एक पोटेंशियल लगा होता है, अगर एक्सटर्नल पोटेंशियल लगा देते हैं तो क्या होता है, करंट की डायरेक्शन का फ्लो जो है वो अपोजिट हो जाता है, अगर जो एक्सटर्नल पोटेंशियल है वो अप्लाइड पोटेंशियल से ज्यादा हो। क्या बोला मैंने, करंट का डायरेक्शन का अपोजिट होगा, अपोजिट कब होगा, जब एक्सटर्नल वोल्टेज अपोजिट कब होगा, जब एक्सटर्नल वोल्टेज जो होगा वी एक्सटर्नल ज्यादा होगा वी अप्लाइड से। अगर वी एक्सटर्नल ज्यादा होगा अप्लाइड से तो करंट का डायरेक्शन उल्टा हो जाता है। क्वेश्चन देख लेते हैं। तो पहले बोल रहा है कि लेस देन 2.71 वोल्ट। देखो अप्लाइड कितना है 2.71 और एक्सटर्नल कितना है लेस देन 2.71। अगर एक्सटर्नल कम है अप्लाइड से तो अपोजिट नहीं होगी डायरेक्शन, करंट की डायरेक्शन सेम ही रहेगी। तो फर्स्ट केस देख लेते हैं। फर्स्ट केस में क्या होगा, करंट की डायरेक्शन सेम रहेगी, करंट डायरेक्शन सेम, बट सेम तो रहेगी, बट किस साइड से किस साइड फ्लो होगा ये भी बताना है ना। तो हमको पता है कि करंट जब अगर नॉर्मल कंडीशन से तो करंट कैसे फ्लो होता है, कैथोड से एनोड की तरफ फ्लो होता है। यहाँ पे कैथोड क्या है, कैथोड हमारा कॉपर है और एनोड हमारा Mg है, तो हमारा करंट फ्लो होगा, करंट फ्लोज फ्रॉम कॉपर टू मैग्नीशियम, ठीक है, कैथोड टू एनोड।
सेकंड कंडीशन देखो, सेकंड कंडीशन बोल रहा है कि ग्रेटर देन 2.71 वोल्ट, मतलब ये कंडीशन आ गई कि जब एक्सटर्नल वोल्टेज जो है वो अप्लाइड वोल्टेज से ज्यादा है, एक्सटर्नल ज्यादा हो जाएगा तो करंट की डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी, अपोजिट हो जाएगी मतलब अब करंट जो है वो कॉपर से मैग्नीशियम नहीं होगा, मैग्नीशियम से कॉपर होगा। तो सेकंड केस में क्या हो जाएगा, करंट फ्लोज फ्रॉम मैग्नीशियम टू कॉपर। ठीक है, ध्यान रखना हमेशा कि जो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है वो एनोड टू कैथोड होता है और करंट का कैथोड टू एनोड होता है नॉर्मल कंडीशंस में। बट क्या कर दिया यहाँ पे, एक्सटर्नल वोल्टेज लगा दिया और एक्सटर्नल वोल्टेज भी ज्यादा है अप्लाइड वोल्टेज से, तो इस केस में क्या होगा, जो करंट का फ्लो होगा वो एनोड से कैथोड हो जाएगा, मतलब Mg से कॉपर हो जाएगा। क्लियर है? सो इस ऐसे ही आपको क्वेश्चन करना था, ये 3 नंबर का क्वेश्चन था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फैराडे लॉ से है। A steady current of 2 amperes was passed through two electrolytic cells X and Y connected in series containing electrolytes FeSO4 and zinc SO4। तो हमारे पास दो चीजें हैं, एक तो हमारा FeSO4 है और एक हमारा zinc SO4 है। ठीक है, 2 amperes करंट पास हुआ until 2.8 ग्राम ऑफ Fe डिपॉजिटेड एट द कैथोड ऑफ सेल X। ठीक है, अब कितना Fe डिपॉजिट हुआ, 2.8 ग्राम Fe डिपॉजिट हुआ। हाउ लॉन्ग डिड द करंट फ्लो। अब देखो इस लाइन से क्या समझ आ रहा है कि हाउ लॉन्ग मतलब कितनी देर तक मतलब टाइम निकालना है, समझ आ रहा है ना। हाउ लॉन्ग डिड द करंट फ्लो, इससे मतलब है कि हमको क्या निकालना पड़ेगा, हमको निकालना है टाइम, कि कितनी देर तक करंट फ्लो होगा। तो टाइम निकालने के लिए हमको फॉर्मूला पता है, क्या होता है, Q इक्वल्स टू IT होता है, I हमको दे रखा है 2 एम्पियर्स। हमको निकालना पड़ेगा चार्ज हमको पता है कैसे निकालते हैं, क्योंकि देखो यहाँ पे रिएक्शन क्या हो रही है, Fe2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन लेके फिर Fe डिपॉजिट हो रहा है कैथोड पे, तो मतलब इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2। तो हमको पता है कि, और हमको एटॉमिक वेट दे रखा है Fe का कि अगर 56 ग्राम है, अगर 1 मोल कंपाउंड है या 56 ग्राम कंपाउंड है, तो हमारा कितना चार्ज रिक्वायर्ड होता है, हमको इक्विवेलेंट फैराडे तो अगर 1 मोल अगर कंपाउंड होता है तो कितना चार्ज रिक्वायर्ड होता है, 2 फैराडे रिक्वायर्ड होता है इन केस ऑफ Fe2 प्लस, क्योंकि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो अगर मैं बात करूं 1 मोल की, 1 मोल मतलब 56 ग्राम, तो 56 ग्राम पर मोल के लिए हमको 2 फैराडे चार्ज रिक्वायर्ड होगा। 2 फैराडे मतलब 2 इंटू 96500 कोलाम। बट हमारे को 56 ग्राम से थोड़ी मतलब है, हमको तो मतलब है 2.8 ग्राम से। तो 2.8 ग्राम के लिए निकाल लो, सिंपल 2.8 ग्राम पर मोल के लिए क्या हो जाएगा, 2 इंटू 96500, 56 नीचे आ जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय किसके लिए निकाला है, 2.8 के लिए, 2.8 ग्राम। इसको इजीली सॉल्व हो जाएगा, ये सॉल्व होने के बाद आएगा आपका 9650, एक ही जीरो आएगा, 9650 कोलाम। ठीक है, तो हमारा चार्ज इतना आ गया। हमको निकालना था क्या, हमको तो टाइम निकालना था, हमने तो अभी चार्ज निकाला है, तो टाइम भी निकाल लो। तो टाइम कितना हो जाएगा, टाइम हो जाएगा चार्ज अपॉन आई। चार्ज कितना है 9650 अपॉन आई कितना है 2, तो टाइम कितना हो जाएगा, डिवाइड बाय 2 कर लो इसको, तो ये हो जाएगा 4825 सेकेंड। तो हमारा एक पार्ट खत्म हो गया यहाँ पर। ठीक है, हमारा एक पार्ट खत्म हो गया यहाँ पे, टाइम जो आ गया वो हमारा कितना आ गया, 4825 सेकेंड। अब वो दूसरे पार्ट में बोल रहा है कि कैलकुलेट द मास ऑफ जिंक डिपॉजिटेड एट द कैथोड ऑफ सेल वाई, क्योंकि हमारे पास 2 सेल थे एक्स और वाई। Fe का तो हमको निकाल लिया हमने कितना चार्ज चाहिए होगा, बट ये बोल रहा है कि कितना डिपॉजिट होगा जिंक का मास। अब हमको चार्ज तो पता है ना, क्योंकि चार्ज तो दोनों के केस में सेम होगा, हमको चार्ज पता लग गया। चार्ज कितना है हमारा 9650 कोलाम। हमको पता है अब यहाँ पे जिंक के लिए कितना है, जिंक 2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स जिंक। 2 इलेक्ट्रॉन से क्या हो रहे हैं, यूज हो रहे हैं टू रिड्यूस जिंक। ठीक है, तो मतलब हमको पता है कि 1 मोल के लिए कितना 2 फैराडे चार्ज रिक्वायर्ड है। मतलब अगर 2 फैराडे होगा, 2 फैराडे चार्ज हम करेंगे तो कितना जिंक डिपॉजिट होगा, 1 मोल के इक्वल। 1 मोल मतलब 65.3, तो 65.3 ग्राम जिंक डिपॉजिट होगा, ये हमको पता है।
बट हमारे पास इतना चार्ज छोड़ना है, हमारे पास कितना चार्ज है, हमारे पास तो इतना चार्ज है 9650, ये 2 फराड है, मतलब 2 इंटू 9650, ठीक है, 2 इंटू 9650 जो कोलाम के लिए 65.3 ग्राम। हमारे पास चार्ज कितना है, हमारे पास है 9650, तो 9650 कोलाम के लिए कितना हो जाएगा 63.5 डिवाइड बाय 2 इंटू 96500 मल्टीप्लाइड बाय 9650। ये तो इजी कैलकुलेशन है, ये 9650 से 9650 कट जाएगा, 2 इंटू 10 20 हो जाएगा, तो हमारा आ जाएगा 63.5 डिवाइड बाय 20। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा वेट आ जाएगा जिंक का 63.5 डिवाइड बाय 20 हो जाएगा 3.265। तो इतना ग्राम जिंक जो है वो डिपॉजिट होगा अगर हम इतना चार्ज प्रोवाइड करेंगे। तो मास ऑफ जिंक डिपॉजिट कितना हो जाएगा, मास ऑफ जिंक डिपॉजिट आपको, ठीक है, लास्ट में ये भी लिखना है, पहले तो आप सॉल्व कर दोगे फिर पूरा लिखना है लाइन कि मास ऑफ जिंक डिपॉजिट कितना हो जाएगा 3.265 ग्राम। ओके, सो दैट्स हाउ यू हैव टू डू दीज क्वेश्चंस। लास्ट में आपको ये लिखना पड़ेगा कि सब्जेक्टिव पेपर है तो ध्यान रखना कि हर चीज का मार्क्स होता है, ठीक है, यहाँ पे यूनिट होनी चाहिए और यहाँ पे भी यूनिट होनी चाहिए और यहाँ पे भी यूनिट होनी चाहिए। क्लियर, ठीक है। तो हमने क्या निकाला इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में हमको टाइम निकालना पड़ा था, टाइम के पहले हमको चार्ज निकालना पड़ेगा जिंक के केस में, फिर टाइम निकालना पड़ेगा और फिर उसी चार्ज से कितना जिंक डिपॉजिट होगा वो हम निकाल लेंगे, ठीक है। पहले हमने एफ के लिए निकाला टाइम और फिर हमने जिंक के लिए हमने क्या निकाला कि कितना ग्राम डिपॉजिट हुआ है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है वीक इलेक्ट्रोलाइट्स और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स में, ये इसी का बी पार्ट है जो पहले ऊपर क्वेश्चन किया हमने। देखो, इन द प्लॉट ऑफ मोलर कनेक्टिविटी लैम्डा एम वर्सेस स्क्वायर रूट ऑफ कंसंट्रेशन सी हाफ फॉलोइंग कर्व्स आर ऑब्टेन्ड फॉर 2 इलेक्ट्रोलाइट्स ए एंड बी। अब ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है क्योंकि हमको पता है कि जो ये कर्व है वो किसका है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, जो इंक्रीमेंट होता है अगर हम कॉन्सेंट्रेशन कम करें या डायल्यूशन ज्यादा करें तो इंक्रीमेंट इतना ज्यादा नहीं होता है। तो देखो इस केस में इंक्रीमेंट ज्यादा नहीं हो रहा है ना, अगर हम डायल्यूशन कर भी रहे हैं, अगर हम कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज कर भी रहे हैं तो इंक्रीमेंट इतना ज्यादा नहीं हो रहा है, तो लेस इंक्रीमेंट होता है किस केस में, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में। तो हमारा ए क्या हो गया, हमारा ए हो गया स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, अगर ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स तो बी क्या हो जाएगा, बी हमारा होगा वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। तो हमने जो पहले दो क्वेश्चन थे, जो पहला क्वेश्चन था प्रेडिक्ट द नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स ए एंड बी, तो उसका तो हमने आंसर दे दिया कि ए जो है वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है और जो बी है वो कैसा है, वीक इलेक्ट्रोलाइट। सेकंड क्वेश्चन क्या है, व्हाट हैपेंस ऑन एक्सट्रापोलेशन ऑफ लैम्डा एम टू कॉन्सेंट्रेशन अप्रोचिंग 0 फॉर इलेक्ट्रोलाइट्स ए एंड बी। देखो एक्सट्रापोलेशन मतलब कि अगर हम इसको एक्सट्रापोलेट मतलब इसको अब इस लाइन को अगर हम खींचे तो क्या होगी, वो वाई एक्सिस पे कट होगी। तो ऑन एक्सट्रापोलेशन the graph of A cuts the y-axis और y-axis को कट करेगा तो हम क्या निकाल सकते हैं, वहां से हम इनफाइनाइट डायल्यूशन निकाल सकते हैं, मोलर कनेक्टिविटी इनफाइनाइट डायल्यूशन निकाल सकते हैं। एंड we can find the molar conductivity at infinite dilution। निकाल सकते हैं ना, क्योंकि हमको सिर्फ एक्सट्रापोलेट करना है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में या ए के केस में। मतलब हम क्या निकाल सकते हैं, यहां से मोलर कनेक्टिविटी इनफाइनाइट डायल्यूशन निकाल सकते हैं, आप ये भी लिख सकते हो। बट क्या वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में निकाल सकते हैं, नहीं, क्योंकि अगर हम एक्सट्रापोलेट करेंगे तो वो पैरेलल होगा वाई एक्सिस के, ठीक है। तो इन केस ऑफ बी बी के केस में क्या होगा, व्हेन वी एक्सट्रापोलेट इट विल जस्ट रिमेन पैरेलल टू वाई एक्सिस। क्या लिखेंगे, ड्यूरिंग एक्सट्रापोलेशन it will just remain parallel to y axis।
ठीक है, वो वाई एक्सिस को कट तो करेगा नहीं, सिर्फ पैरेलल रहेगा वाई एक्सिस के। आए समझ में? तो इस केस में क्या होगा, वी कांट फाइंड कंडक्टिविटी इन इनफाइनाइट डायल्यूशन। ठीक है, वी कांट फाइंड लैम्डा एम नॉट। ठीक है, ये 2 पॉइंट्स लिख के आना, आपको पूरे आंसर मिलेंगे। ठीक है, आप ये 2 पॉइंट्स लिख के आओगी, ए के लिए अलग लिखना और बी के लिए अलग लिखना। ठीक है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स का बिहेवियर अलग है और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स का बिहेवियर अलग है, तो दोनों के लिए एक एक पॉइंट लिखना कि एक्स्ट्रापोलेशन के टाइम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में या ए के केस में हम मोलर कनेक्टिविटी निकाल सकते हैं एक्स्ट्रापोलेट करके, बट वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में हम मोलर कनेक्टिविटी नहीं निकाल सकते, वो हम निकाल सकते हैं सिर्फ कोलरॉस लॉ से। क्लियर? नाउ चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन भी इजी है। क्या बोल रहा है, कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन, कॉपर सॉलिड प्लस 2Ag प्लस gives 2Ag Cu2 प्लस। ओके, depict the galvanic cell in which the given reaction takes place। अब depict the galvanic cell से मतलब समझ नहीं आ रहा है, depict the galvanic cell, ये तो galvanic cell ही है। depict the galvanic cell मतलब आपको सेल रिप्रेजेंटेशन करना है, सेल रिप्रेजेंटेशन करना है। देखिए फर्स्ट का आंसर क्या होगा, सेल रिप्रेजेंटेशन। सेल रिप्रेजेंटेशन में हम क्या लिखते हैं, एनोड, फिर सॉल्ट ब्रिज और फिर कैथोड लिखते हैं। तो एनोड क्या है यहाँ पर, एनोड है यहाँ पर कॉपर, तो कॉपर का क्या हो रहा है, कॉपर से कॉपर 2 प्लस बन रहा है, फिर आएगा सॉल्ट ब्रिज, 2 वर्टिकल लाइंस, फिर Ag प्लस से Ag लिखना है। ठीक है, तो डेपिक्ट द गैल्वेनिक सेल मतलब आपको सिंपल सेल का रिप्रेजेंटेशन लिखना है, आपको 1 मार्क्स मिल जाएगा। 3 नंबर का क्वेश्चन था ये। सेकंड क्वेश्चन में गिव द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। मैंने आपको पहले ही बताया था फ्लो ऑफ करंट का डायरेक्शन क्या होता है नॉर्मल केसेस में, जब हम एक्सटर्नल वोल्टेज अप्लाई नहीं करते, क्या होता है, कैथोड टू एनोड। कैथोड क्या है यहाँ पर, सिल्वर, एनोड क्या है, कॉपर। तो डायरेक्शन करंट का डायरेक्शन क्या होगा, सिल्वर टू कॉपर। वेरी गुड। डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट विल बी फ्रॉम Ag टू कॉपर, ब्रैकेट में लिख देना कैथोड टू एनोड। ठीक है, फुल मार्क्स मिलेंगे आपको। कैथोड टू। नाउ नेक्स्ट आता है राइट द हाफ सेल रिएक्शंस टेकिंग प्लेस एट कैथोड एंड एनोड। तो बहुत ही ईजी है, पहले एनोड पे लिख देते हैं, एनोड पे क्या है, कॉपर है, तो कॉपर क्या कर रहा है, तो कॉपर का Cu से Cu2 प्लस में कन्वर्ट हो रहा है। कैसे कन्वर्ट होगा, इलेक्ट्रॉन देके, हमेशा रखना आपको एक्वा स्टेट लिखनी है, Cu जो है वो सॉलिड है, Cu2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, आपको एग्जामिनर को मौका देना ही नहीं है कि मार्क्स काटे वो आपके, तो आपको सब चीज़ें देखना है कि हाँ यार ये स्टेट्स लिख रहा हूँ मैं। और कैथोड पे क्या हो जाएगा, कैथोड पे हो जाएगा हमारा Ag प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स Ag सॉलिड, Ag प्लस एक्वस। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि यहाँ पे आपको 2 इलेक्ट्रॉन को करना पड़ेगा। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सो दैट आप ओवरऑल रिएक्शन लिखोगे तो इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ओवरऑल रिएक्शन लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि पूछा नहीं है उन्होंने, बट जब लिखोगे तो 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल होनी चाहिए, इसलिए आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हमारी ये रिएक्शन होगी एनोड की। तो बस इसी के साथ ये क्वेश्चन खत्म हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कोलरॉस लॉ। कोलरॉस लॉ का हमने पहले डेफिनेशन दे दी है, वही डेफिनेशन आपको लिखनी है। तो कोलरॉस लॉ, एक तो हमने क्या बोला, मैंने क्या बताया था आपको, एक तो लेड स्टोरेज बैटरी वाला क्वेश्चन पक्का आएगा और एक कोलरॉस लॉ वाला क्वेश्चन पक्का आएगा। ठीक है, डेफिनेशन पूछेंगे और उस पर एक न्यूमेरिकल आएगा। 3 नंबर के ये पक्का होगा, 3 नंबर का लेड स्टोरेज बैटरी पक्का हो गया। ये 6 नंबर का आपको मैंने बता दिया है कि ये पक्का आएगा, तो ये तो पक्का से करके जाना। तो कोलरॉस लॉ तो हमको पता है क्या होता है, मोलर कनेक्टिविटी इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर NH4Cl, NaOH और NaCl दे रखी है। हमको पूछिए NH4OH की, तो बहुत ईजी है। क्यों, क्योंकि हमको पता है कि NH4OH कैसे बनाएंगे हम, NH4OH कैसे बनाएंगे, देखो NH4OH बनाएंगे हम जब NH4Cl और NaOH को प्लस कर देंगे, तो NH4 प्लस और OH माइनस NH4OH बना लेगा, और Na प्लस Cl माइनस तो NaCl बन जाएगा। तो NaCl को कौन कैंसिल करेगा, NaCl तो कैंसिल करेगा। तो हम क्या करते हैं, NH4 और NaOH की मोलर कनेक्टिविटी इनफाइनाइट डाइल्यूशन को प्लस कर देते हैं और NaCl की क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। मतलब हमको लिखना पड़ेगा ये। ठीक है, मतलब हम लिखेंगे कि लैम्डा नॉट ऑफ NH4Cl प्लस लैम्डा नॉट ऑफ NaOH, ये तो प्लस करेंगे, माइनस लैम्डा नॉट ऑफ NaCl। ठीक है, NaCl की जो लैम्डा नॉट है
उसको माइनस कर देंगे, ठीक है। तो ये लिखने का आपको आधा नंबर मिलेगा, आ रहा है समझ में। तो ये फॉर्मूला लिखने का आधा नंबर आएगा कि हाँ एग्जामिनर को पता लगेगा कि हाँ यार बच्चे को आता है कि कैसे करना है। उसके बाद आपको वैल्यूज पुटअप करनी है। NH4Cl के लिए कितना है 110, NaOH के लिए कितना है 100, माइनस NaCl के लिए कितना है 105। यूनिट लास्ट में लिख देना चलेगा, तो 110 प्लस 100 कितना हो जाएगा 210, माइनस 105 कितना हो जाएगा 10 में, ठीक है। तो हमारा इनफाइनाइट डाइल्यूशन NH4OH के लिए कितना आ जाएगा 105 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ठीक है। यूनिट लास्ट में लिखनी है, भूल मत जाना, ठीक है। यूनिट क्या हो जाएगी साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, जो चल ही रही है, ठीक है। तो ये हमारा एक पार्ट हो गया। सेकंड क्वेश्चन करते हैं अब। सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है डेल जी नॉट निकालना है ऑफ द फॉलोइंग सेल एट 25 डिग्री सेल्सियस। तो पहले डेल जी नॉट का फॉर्मूला पता होना चाहिए। हमको पता है कि डेल जी नॉट जो होता है वो माइनस NF E नॉट सेल होता है, ठीक है। ये पता होना चाहिए, इससे भी क्वेश्चन आता है। तो 2 नंबर इसके पक्के। क्या फॉर्मूला है डेल जी नॉट इक्वल्स टू माइनस NF E नॉट सेल। अब E नॉट सेल निकालो यहाँ से, पहले E नॉट सेल निकालना पड़ेगा ना। E नॉट सेल क्या होता है कैथोड माइनस नॉट। कैथोड कौन होगा यहाँ पर, जिसका ज़्यादा होगा, इसका तो कम है, तो कैथोड कौन सा होगा जो ज़्यादा होगा। जो इलेक्ट्रोपोटेंशियल ज़्यादा होता है वो कैथोड की तरह बिहेव करता है। तो 0.34 माइनस, और ये हो जाएगा माइनस 0.76। सिंपली सॉल्व कर लेंगे, इसको कितना आ जाएगा प्लस हो जाएगा ये, तो हो जाएगा 3 4 और 6 10, 3 प्लस 7 10 11, ये हो जाएगा 1.10 वोल्ट। तो ई नॉट सेल हो जाएगा 1.10 वोल्ट। ई नॉट सेल आ गया। एन कितना है यहाँ पर, एन तो 2 है, क्योंकि यहाँ पे जिंक जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है और कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, और एफ की वैल्यू आपको दे रखी है। सिंपली सॉल्व कर लो, -2 इंटू 96500 मल्टीप्लाइड बाय ई नॉट सेल कितना आया 1.10। या आई थिंक क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ऐसे रिपीट होते रहते हैं हर साल। तो मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसीलिए लिए हैं कि हाँ अगर बच्चा ये क्वेश्चन भी कर लेगा तो उसके सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे और उसके पूरे के पूरे मार्क्स आने के चांसेस ऑलमोस्ट 99% हो जाएंगे, ठीक है। तो सिंपली सॉल्व कर लो, तो डेल जी नॉट कितना हो जाएगा, डेल जी नॉट सॉल्व करने के बाद आएगा 212 माइनस 212300 किलो जूल पर मोल, सॉरी जूल पर मोल लिखना है, ठीक है। जूल पर मोल कैसे आया, क्योंकि कोलाम इंटू वोल्ट क्या हो जाएगा जूल में कन्वर्ट हो जाएगा, और पर मोल यहां से आया, ठीक है। क्योंकि कोलाम इंटू वोल्ट तो जूल हो जाएगा और पर मोल ही रहेगा, तो जूल पर मोल हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं डेल जी नॉट इक्वल्स टू माइनस 212.3 इंटू 10⁻3, तो उसको लिख देंगे किलो जूल पर मोल, ठीक है। तो आपको आंसर ऐसे लिख सकते हो आप, और ऐसे भी लिख सकते हो। और नेगेटिव से क्या पता लग रहा है कि रिएक्शन क्या हो गई स्पॉन्टेनियस है, जो हमको पता ही है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस का है, जिसमें हमको बहुत सारी चीजें निकालनी है। तो ये 3 नंबर का क्वेश्चन आता है, क्योंकि 3 चीजें हमको निकालनी है, एक नंबर आपको हर क्वेश्चन का मिल जाएगा। तो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ अ कॉलम ऑफ 0.05 NaOH सॉल्यूशन ऑफ सेल कांस्टेंट 50 सेंटीमीटर इनवर्स इज दिस। मतलब हमको क्या दे रखा है, हमको इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस दे रखा है, हमको R दे रखा है 4.5 इंटू 10⁻³ ओम। हमको निकाली रेसिस्टिविटी। हमको फॉर्मूला पता है कि R जो होता है वो क्या होता है रो L/A। रो क्या हो जाएगा, रो तो हमको निकालना है, तो रो हमको निकालना है, और RA/L हो जाएगा। क्या हो जाएगा RA/L। R कितना है 4.5 इंटू 10⁻³ ओम। देखो A/L की वैल्यू नहीं दे रखी है हमको, L/A की वैल्यू दे रखी है 50 सेंटीमीटर इनवर्स। तो A/L क्या हो जाएगा 1/50, तो हमारा हो जाएगा 1/50 सेंटीमीटर इनवर्स। आ रहा है समझ में। सिंपली सॉल्व कर लेंगे इसको, तो कितना आ जाएगा हमारा आ जाएगा 90 ओम। सेंटीमीटर इनवर्स ऊपर आ गया, बन जाएगा सेंटीमीटर, तो ओम सेंटीमीटर। तो ये हमारी आई रो की वैल्यू। रो के बाद हमको निकाली कंडक्टिविटी। हमको पता है कि जो कापा होता है वो रेसिप्रोकल होता है रो के, तो अगर रो आ गया तो कापा आ जाएगा। तो रो हमने निकाला 90, तो 1/90 ये हो जाएगा ओम इनवर्स, ऊपर आके सेंटीमीटर इनवर्स। 1/90 कितना हो जाएगा 0.011। ओम इनवर्स लिख दूंगा साइमन, और साइमन हो जाएगा सेंटीमीटर इनवर्स। तो हमारा यहाँ पे कापा भी आ गया, आपको 2 मार्क्स हो गए। थर्ड क्वेश्चन में हमको निकालनी मोलर कनेक्टिविटी। मोलर कनेक्टिविटी मतलब लैम्डा
एम, ये होता है कापा अपॉन एम इंटू 1000, क्योंकि सेंटीमीटर में चल रहे हैं। कापा कितना है 0.011, मोलारिटी कितनी है 0.05, तो 0.05 मोल पर सेंटीमीटर क्यूब, ये साइमन सेंटीमीटर इनवर्स अपॉन 1000। सिंपली सॉल्व कर लेंगे इसको, ये 11 बन जाएगा। 11 अपॉन 0.05 यूनिट आ जाएगी साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ठीक है, तो हमारा आ जाएगा, ये सॉल्व करोगे आप 220 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ओके, सो दैट्स हाउ यू हैव टू डू दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो आपको इसके 1 नंबर मिलेगा, इसका 1 नंबर मिलेगा और इसका 1 नंबर मिलेगा। देख लो सब में यूनिट लिख रखी है मैंने, तो यूनिट लिखनी है वरना आधा नंबर तो कट ही जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नाउ वापस देखो स्टेट कोलरस लॉ आ गया, तो वही कोलरस लॉ मैंने बोला ही है आपको कि कोलरस लॉ तो इंपॉर्टेंट है ही। नाउ कैलकुलेट डिग्री ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ CH3COH इफ लैम्डा m एंड लैम्डा m नॉट ऑफ CH3COH आर दिस एंड दिस। वापस वही क्वेश्चन आ गया, हम सेकंड क्वेश्चन कर रहे हैं। अल्फा निकालना है, अल्फा हमको पता है, मैंने आपको ट्रिक बताई है कि पहले लैम्डा m c रखना है अपॉन लैम्डा m नॉट रखना है, क्योंकि इन्फिनिटी लेट आता है तो हम डिनोमिनेटर बाद में लिखते हैं, तो जो लेट आ रहा है उसको बाद में लिखेंगे, जो लेट आ रहा है उसको बाद में लिखेंगे। तो लैम्डा MC क्या हो जाएगा, लैम्डा MC हमको दे रखा है 48, तो 48 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स अपॉन 400 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। 48 अपॉन 400 को सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा, यह आएगा 0.12, यूनिट्स कट जाएगी और आपका यूनिट लेस होगा। तो ये 2 नंबर का क्वेश्चन था, आपको इजीली 2 नंबर मिल जाएंगे यहां से। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट फिर EMF का क्वेश्चन है, रिपीट ही क्वेश्चन लग रहा है, कर लेते हैं, लेकिन सिंपल वैल्यूज भी चेंज नहीं करिए, रिपीट ही है। ठीक है, सिंपल पहले E0 सेल निकल जाएगा हमारा। E0 सेल क्या होता है, कैथोड माइनस एनोड, मैं लिख नहीं रहा डायरेक्ट, पर आपको लिखना है एग्जाम में, या चलो लिख देता हूं Ag प्लस 2 Ag, नहीं यहाँ पे Ag और जिंक है, कॉपर जिंक नहीं है, Ag और जिंक है, E0 जिंक 2 प्लस 2 Zn। Ag प्लस 2 Ag क्या होगा 0.80 माइनस ऑफ 0.76। सॉल्व कर लेंगे इसको, आंसर आ जाएगा 1.56 वोल्ट। कितना आ जाएगा 1.56 वोल्ट। ये हमारा पहला पार्ट हो गया। ठीक है, वोल्ट लिखना जरूरी है, यूनिट लिखना जरूरी है, बताया है आपको बहुत बार, तो यूनिट में मिस्टेक नहीं करनी है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या पूछ रहा है वो आपसे तो EMF पूछ रहा है। ये तो E0 सेल निकाला है आपने, तो आपको E0 सेल के लिए E सेल निकालना पड़ेगा ना। E सेल क्या हो जाएगा हमारा फॉर्मूला, E0 सेल माइनस 0.0591 अपॉन N लॉग एनोड टू कैथोड, एनोड है जिंक 2 प्लस और कैथोड क्या है Ag प्लस। अब इस रिएक्शन के लिए आप, इस इक्वेशन के लिए पहले आप रिएक्शन लिख लो। तो देखो पहले हम कैथोड एनोड पे रिएक्शन लिख लेते हैं। जिंक जो है वो Zn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है और Ag जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन लेके Ag बना रहा है, बट हमको तो इलेक्ट्रॉन बैलेंस करने हैं, तो हमको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हमको क्या करना पड़ेगा 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हमारी ओवरऑल रिएक्शन क्या हो जाएगी, हमने क्या कर दिया 2 से मल्टीप्लाई कर दिया इसको कैथोड वाली को, और ये हमारी एनोड वाली। तो ओवरऑल रिएक्शन क्या हो जाएगी 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा, हमारा बन जाएगा Zn प्लस 2 Ag। ध्यान रखना मैं यहाँ पे स्टेट्स नहीं लिख रहा, बट आपको स्टेट्स लिखनी है। ठीक है, जिंक 2 प्लस 2, यहाँ पे Ag प्लस होगा, यहाँ पे भी Ag प्लस होगा 2 Ag। ठीक है, तो हमारा जो हो जाएगा क्या बन जाएगा जिंक 2 प्लस अपॉन Ag प्लस का होल स्क्वायर। समझ आ रहा है रिएक्शन लिखना क्यों जरूरी है, रिएक्शन लिखना इसलिए जरूरी है कि पता लगे कि यहाँ पे Ag प्लस का स्क्वायर होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है 2 है। आ रहा समझ में, तो Ag प्लस का स्क्वायर होगा। सॉल्व कर लेंगे। E0 सेल कितना निकाला हमने 1.56। तो ऐसी सिली मिस्टेक्स नहीं करनी एग्जाम में। ठीक है, ऐसी सिली मिस्टेक एग्जाम में नहीं करनी है, तो ध्यान से देखना, पहले एनोड की रिएक्शन लिखना, फिर कैथोड की रिएक्शन लिखना और फिर ओवरऑल रिएक्शन लिखना। ओवरऑल रिएक्शन से क्या पता लगेगा आपको कि
वहां पे 2 आएगा, ठीक है। जो स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट है वो क्या बन जाता है, पावर बन जाता है। तो 1.56 हमने लिख दिया, 0.0591 अपॉन एन कितना है, एन देखो यहाँ पे 2 है क्योंकि हमने 2 इलेक्ट्रॉन कर दिए। लॉग ऑफ जिंक 2 प्लस की कॉन्सेंट्रेशन हमारी 0.01 है अपॉन एजी प्लस की कॉन्सेंट्रेशन हमारी 0.001 है का स्क्वायर भी होगा। सिंपली सॉल्व कर लेंगे इसको, 1.56 माइनस 0.0591 अपॉन 2, लॉग ऑफ ये बन जाएगा 10⁻², और ये बन जाएगा 10⁻³ का स्क्वायर, जो कि होता है 10⁻6। 3 2 6 होगा ना, देखो 3 3 9 मत कर देना, पावर जो है मल्टीप्लाई होती है, पावर्स का स्क्वायर नहीं होता है। 3 2 6 होगा, ठीक है, 3 2 6 होगा। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ई सेल इक्वल्स टू 1.56 माइनस 0.0591 अपॉन 2, 10⁻6 बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा, 10⁻6, और ऊपर आ जाएगा तो क्या लिख सकता हूं इसको मैं, 10⁻² प्लस 6, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1.56 माइनस 0.0591 अपॉन 2 लॉग ऑफ 10⁻प्लस 4 होगा, ठीक है। तो 4 log 10 हो जाएगा, log 10 हो जाएगा हमारा 1। जैसे मैं लिख रहा हूं वैसे ही आपको एग्जाम में लिखना है, स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। log 10 हो जाएगा हमारा 1, और 2 2 4 हो जाएगा, और ये सॉल्व हो जाएगा 1.56 माइनस, ये आपका सॉल्व हो जाएगा, आपका आएगा 0.1182। तो हमारा ई सेल हो जाएगा, सॉल्व कर लेंगे इसको, 1.44 वोल्ट। तो दैट्स हाउ यू हैव टू डू दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो पहले क्या करना था, 2 पार्ट थे, मतलब एक पार्ट एक ही था, पहले आपको ई नॉट सेल निकालना पड़ेगा, और उसके बाद नर्नेस्ट इक्वेशन से। तो यहाँ पे नर्नेस्ट इक्वेशन हेडिंग डाल देना कि हाँ यार इस बंदे को नाम भी याद है कि इक्वेशन का नाम क्या है, नर्नेस्ट इक्वेशन। क्लियर। एग्जामिनर को इंप्रेस करना, एग्जामिनर को इंप्रेस कैसे करोगे, अच्छी तरह आंसर को एक्सप्लेन करके, स्टेप बाय स्टेप को लिख के, ठीक है। एग्जामिनर को पता भी लगा, आपको एग्जामिनर को पता लगने देना है कि हाँ यार मेरे को आता है, अब देख ले तू अपनी, मैं शीट में जैसे लिख रहा हूं वैसे वैसे उसको पता लगेगा कि हाँ बच्चे को सारे कॉन्सेप्ट पता है, और बच्चे को यही पता है कि मार्क्स कैसे आते हैं, मार्क्स कैसे लाने हैं। क्लियर है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इजी है, कोलरॉच लॉ से है, बट बहुत ही इजी क्वेश्चन है। कोलरॉच लॉ गिव द फॉलोइंग रिलेशन फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वालिटी होल्ड्स ट्रू। तो हमको पता है कि जब लैम्डा इक्वल्स टू लैम्डा नॉट माइनस ए अंडर रूट सी है, आपको इक्वेशन का नाम पता होना चाहिए। कौन सी इक्वेशन है ये, कौन सी इक्वेशन है ये, डी बाय हकल ऑन सागर इक्वेशन, ठीक है, क्योंकि कभी कभी नाम भी पूछ लेते इक्वेशन का, तो ये पता होना चाहिए, डी बाय हकल ऑन सागर इक्वेशन है ये, ठीक है। अब वो बोल रहा है कि लैम्डा इक्वल्स टू लैम्डा नॉट कब होगा, हमको पता है कि जब ये अगर जीरो हो जाए, अगर ये पार्ट जीरो हो जाए, ये पार्ट जीरो कब होगा, जब सी जीरो होगा। तो सी ए के इक्वल होगा नहीं, सी इन्फिनिटी के इक्वल होगा नहीं, सी 1 के इक्वल होगा नहीं, सी 0 के इक्वल होगा। तो बी पार्ट सही है, लैम्डा इक्वल्स टू लैम्डा नॉट कब होगा, व्हेन सी अप्रोचेस टू 0, ठीक है। तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा इस केस में, ठीक है। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, 1 नंबर का क्वेश्चन है सिर्फ, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, असर्शन और रीजनिंग का क्वेश्चन है। देखो ये जो है आपका इलेक्ट्रोलाइसिस पार्ट, इलेक्ट्रोलाइसिस, ये आपका क्वेश्चन इलेक्ट्रोलाइसिस से है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl गिव्स क्लोरीन गैस एट एनोड इंस्टेड ऑफ ऑक्सीजन गैस। तो देखो देता तो ऑक्सीजन गैस भी है, बट ऑक्सीजन गैस का फॉर्मेशन नहीं होता। ऑक्सीजन गैस का फॉर्मेशन कब होगा, जब ओवर पोटेंशियल होगा। तो ये सही है, तो इसलिए वहां पर Cl का ही फॉर्मेशन होता है, ऑक्सीजन का फॉर्मेशन नहीं होता है। तो असर्शन भी सही है और रीजन भी सही है। तो बोथ असर्शन एंड रीजन्स आर करेक्ट, एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, ठीक है। वहां पे जो है वो ऑक्सीजन होता है, बट ऑक्सीजन कब होगा, जब ओवर पोटेंशियल होगा। ऑक्सीजन के लिए ओवर पोटेंशियल की रिक्वायरमेंट होती है, ड्यू टू विच हम Cl को ही कंसिडर करते हैं कि Cl ही एनोड पे
फॉर्मेशन हुआ है क्लोरीन गैस का, ठीक है। अब इसकी भी आपको रिएक्शन पता होनी चाहिए कि NaCl जो है जब हम वाटर में डालेंगे तो Na प्लस प्लस Cl माइनस होता है। तो अब कैथोड पे क्या रिएक्शन हो रही है और कैथोड पे क्या रिएक्शन हो रही है आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि आया हुआ है क्वेश्चन, तो जो क्वेश्चन आया हुआ है वो तो पता होनी चाहिए कि हाँ यार कैथोड पे हमको पता लग गया कि Cl क्लोरीन गैस निकलती है, तो क्या होगा Cl माइनस जो है वो Cl2 गैस और एक इलेक्ट्रॉन देगा, ये एक्वस है। और कैथोड पे क्या होगा, कैथोड पे हमारी हाइड्रोजन गैस निकलेगी, कैथोड पे हमारी हाइड्रोजन गैस निकलेगी, H2O लिक्विड प्लस ये इलेक्ट्रॉन लेगा जो एनोड से आया है, उसके बाद क्या बना लेगा ये हाइड्रोजन प्लस OH माइनस, ठीक है। अब बैलेंस कर लो इसको, तो यहाँ पे O है, यहाँ पे H है, तो इसको हाफ H2 लिख दो, ठीक है। तो हाफ H2 गैस प्लस OH माइनस, तो आपको NaCl का जो इलेक्ट्रोलाइसिस है उसके लिए एनोड और कैथोड की रिएक्शंस आनी चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया इससे, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा फर्स्ट, ठीक है, जो फर्स्ट होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। अब वो बोल रहा है डिफाइन फ्यूल सेल, तो फ्यूल सेल क्या होता है एंड राइट इट टू एडवांटेजेस। तो एडवांटेजेस तो हमने देखे थे, क्या कहते हैं एडवांटेजेस, क्या होते हैं फ्यूल सेल्स। फ्यूल सेल्स वो सेल्स होते हैं जो कि कंबशन ऑफ फ्यूल्स, कौन कौन से फ्यूल्स, हाइड्रोजन मीथेन गैस के फ्यूल्स को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। जो कंबशन एनर्जी निकल रही है फ्यूल से, लिख देता हूं मैं डेफिनेशन, द फ्यूल्स विच कन्वर्ट the energy of combustion, कौन कौन से सब्सटेंसेस की, ऑफ हाइड्रोजन, मिथेनॉल, मिथेन, तो जो कन्वर्ट करते हैं एनर्जी ऑफ कंबशन ऑफ हाइड्रोजन और मिथेनॉल इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। एनर्जी ऑफ कंबशन एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं, उन फ्यूल्स को बोलते हैं हम फ्यूल सेल्स। आए समझ में, तो ये डेफिनेशन लिखनी है, डेफिनेशन का 1 नंबर है। आप एडवांटेजेस लिखने हैं, तो एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं मैंने आपको बताया था पहले भी। फर्स्ट एडवांटेज होता है कि हाई एफिशिएंसी होती है, ठीक है, 60 to 70% एफिशिएंसी होती है, ठीक है, तो जो कि बहुत ज़्यादा है, तो 60 to 70% हाई एफिशिएंसी। सेकेंड, पॉल्यूशन फ्री होता है, ठीक है, पॉल्यूशन क्रिएट नहीं करते हैं, तो पॉल्यूशन फ्री होते हैं। और थर्ड, एक और लिख सकते हो या 2 लिख सकते हो, 2 भी काफी है। थर्ड क्या हो जाएगी, थर्ड भी बताई थी मैंने आपको, इनफाइनाइट लाइफ टाइम, इनफाइनाइट लाइफ टाइम, ठीक है। सो दैट्स हाउ यू हैव टू डू दिस क्वेश्चन, ठीक है। और वाला क्वेश्चन भी देख लेते हैं जो ऑप्शन में दे रखा है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। यूजिंग E0 वैल्यूज ऑफ x एंड y गिवन बिलो, प्रिडिक्ट विच इज बेटर फॉर कोटिंग द सरफेस ऑफ आयरन टू प्रिवेंट कोरोजन इन y। देखो कोरोजन प्रोसेस में क्या होता है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कोरोजन प्रोसेस में क्या होता है। इस क्वेश्चन कोरोजन से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत कम होते हैं, बट हमको पता होना चाहिए कोरोजन में क्या हो रहा है। कोरोजन में क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है, ये हमको पता है। कोरोजन इन्वॉल्व्स ऑक्सीडेशन, हमको तो कोरोजन नहीं करवाना ना, हमको तो ऐसा कोई मेटल लगाना है या ऐसा कोई, हमको उस मेटल की कोटिंग करनी है आयरन पे जो कि जल्दी ऑक्सीडाइज हो जाए, जिससे कि आयरन ऑक्सीडाइज ना हो। आ रहा समझ में। इस क्वेश्चन को कैसे करना है, देखो इस क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट लगेगा, वो बोल रहा है कि हमको ऐसा कौन सा अच्छा होगा एक्स और वाई में से जिससे कि आयरन की कोटिंग हो सके और कोरोजन ना हो। तो ऐसे मेटल की या ऐसे सब्सटेंस की कोटिंग करेंगे जिससे कि उस सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन हो जाए बट आयरन का ऑक्सीडेशन ना हो। मतलब जो एक्स और वाई है उनमें से उस मेटल को देखना है कि जो जल्दी ऑक्सीडाइज हो जाए, जिससे कि आयरन ऑक्सीडाइज ना हो। तो जल्दी ऑक्सीडेशन हो जाए मतलब जिसका जो कि अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट हो, जो कि अच्छा क्या हो, रिड्यूसिंग एजेंट हो, क्योंकि अगर रिड्यूसिंग एजेंट होगा तो वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा इटसेल्फ।
और रिड्यूसिंग एजेंट कौन से अच्छे होते हैं? रिड्यूसिंग एजेंट कौन से अच्छे होते हैं? जिनकी इलेक्ट्रोपोटेंशियल की वैल्यू कम होती है। कम सी होगी? देखो -0.44 है, अभी -2.36 है, तो ये -2.36 ज्यादा है। मतलब अगर x की बात करें तो x जो है वो हाईली नेगेटिव इलेक्ट्रोपोटेंशियल है, हाईली नेगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। इसका मतलब कि ये जल्दी से ऑक्सीडाइज होगा, और जल्दी से ऑक्सीडाइज होगा तो गुड रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा, गुड रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा और खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा, बट आयरन को ऑक्सीडाइज नहीं होने देगा। मतलब ये एक अच्छा सब्सटेंस है आयरन की कोटिंग के लिए, टू प्रिवेंट इट फ्रॉम कोरोजन। तो हम क्या बोलेंगे कि X इज द better for coating the surface of iron to prevent corrosion because X has highly negative electropotential due to which it can oxidize itself and prevent oxidation of iron. Clear? और Y में Y की तो क्या है, इलेक्ट्रोपोटेंशियल ज्यादा है आयरन से, तो ये तो क्या होगा, इसका तो ऑक्सीडेशन पहले नहीं होगा, आयरन का हो जाएगा। इसलिए हम Y को ना लेके हम X को लेंगे। ठीक है, सो दैट्स हाउ यू हैव टू राइट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप इट्स क्लियर। सो इसी के साथ हमारे सारे क्वेश्चन खत्म होते हैं। तो इसी के साथ हमने सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं। ठीक है, आई होप आपको हर क्वेश्चन समझ आया होगा। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज कमेंट करिए, मैं हर कमेंट का रिप्लाई करूंगा। ठीक है, तो अगर आपने इतने क्वेश्चंस कर लिए, ठीक है, मैंने 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज करके ये वीडियो बनाई है। ठीक है, इसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने इंक्लूड कर लिए हैं, इससे बाहर आपका पेपर नहीं आने वाला। ठीक है, अगर क्वेश्चंस आएंगे तो जस्ट इसी पे बेस्ड होंगे, जैसे आपको वैल्यू चेंज कर देंगे वो लोग। ठीक है, तो अगर इतने क्वेश्चंस कर लिए तो आपके, मैं बोल रहा हूँ कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में 9 नंबर पक्के हैं। सो जस्ट अगर इस वीडियो को अभी देख लिया आपने, इस वीडियो को लास्ट में भी देख लेना जब आप एग्जाम के एक दिन पहले, जिससे कि रिवीजन हो जाए कि हाँ यार अगर मैंने ये क्वेश्चन कर लिए तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री तो पक्का से हो जाएगा। ठीक है, अब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के क्वेश्चन हो गए हैं, अब बचे हुए 9 चैप्टर के भी ऐसे ही 25 और 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियोस आएगी। सो जस्ट स्टे ट्यून्ड, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपको जल्दी मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।